इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि तो वो राजा जिसने 8 नेशन को अपने दम पे यूनाइट कर दिया है, वो अब अपने राजगद्दी पे बैठने वाला है, द थ्रोन ऑफ द सोल्स। अब वो सबसे ज्यादा ऊंचा बनने वाला है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने राजगद्दी पे बैठा होता है। सिस्टम बताता है, कांग्रेचुलेसन, आप एक पहले राजा है जो थ्रोन ऑफ सोल्स पे बैठे हैं। इसका आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आपका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है, तो मैंने ये कर दिखाया। यह देखिए, हमें पता चलता है कि वह बंदा एक गेम को खेल रहा है। उसके सामने जो स्क्रीन होता है वो बोलता है, कांग्रेचुलेसन आपके अचीवमेंट के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लग रहा है आप पहले बंदे हैं और इकलौते बंदे हैं जिसने इस गेम को कंप्लीट किया है, और आपका नाम है हुआ जिन। तभी हम देख पाते हैं एमसी को किसी ने चाकू मार दिया है। एमसी के मुंह से खून निकल रहा होता है और कहता है, तुम कौन हो और क्यों कर रहे हो ये। हम देख पाते हैं वो बंदा बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस होता है और कहता है, तुम एक चींटी हो और राजा बनना चाहते हो। तुमने जो कर्म किए हैं उसे माफ नहीं किया जा सकता है, इस कारण तुम्हें मरना होगा। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं, यह जो 20 साल का लड़का है उसका इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है, जल्दी से फर्स्ट एड को ले आओ। उसका हार्ट रेट बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहा है, जल्दी से सीपीआर करो। 3 2 1। हम देख पाते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। फिर से सीपीआर किया जाता है, 3 2 1, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है। अचानक से एमसी की आंख खुलती है और एमसी बहुत ज्यादा ही चौंका होता है। वो चारों ओर देख रहा होता है और सोचता है, ये क्या चल रहा है। मुझे जहाँ तक याद है मुझे चाकू मारा गया था, लेकिन वो बंदा कौन था और मैं अभी कहाँ पे हूँ। वो अपने बॉडी को देखने लगता है और फिर आसपास देखता है। वो कहता है, मैं इन लाशों के ढेर पे पड़ा हूँ, क्या मैं यहाँ का राजा हूँ। हम देख पाते हैं एमसी के नीचे बहुत सारी लाशें होती है और एमसी सबसे ऊपर बैठा होता है। एमसी को लग रहा होता है जैसे कि वह नर्क में आ चुका है। वो कहता है, मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया था पिछले जीवन में, तो मैं अभी नर्क में क्यों हूँ और मैं हूँ कौन। धीरे धीरे करके उसकी मेमोरी जा रही होती है। वो कह रहा होता है, मैं सर, वो बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सर फटने वाला है, ये क्या हो रहा है। तभी से कुछ याद आता है और कहता है, हाँ मुझे याद आ चुका है, मेरा नाम है बाईक्यू, मैं 20 साल का हूँ जो कि लाइव स्ट्रीम करता था। मैं लास्ट बार एक गेम खेला था जिस कारण मैं बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया था। मैं वो गेम इस कारण नहीं खेला था क्योंकि वो गेम मुझे बहुत ज्यादा व्यूज दे रहे थे। वो गेम बहुत ज्यादा अच्छा भी था। यह एक ओपन वर्ल्ड एक्शन आरपीजी गेम है जिसका नाम है द थ्रोन ऑफ सोल्स। यह गेम एक मिडिवल पीरियड में सेट है जिसका जो काल्पनिक दुनिया है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। इसका स्टोरी लाइन यह है कि एक बहुत ज्यादा ही एडवांस एलियन शिप एक बाइक क्रैश हो जाता है, जिससे जो एंसेंट सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, और हम लोग वहाँ पे फ्यूचर टेक्नोलॉजी को भी देख पाते हैं। इस गेम की कहानी के लिए बहुत से प्लेयर ने इसे शाबाशी भी दी थी, और साथ ही साथ इस गेम के अच्छे स्टोरी लाइन के कारण बहुत से प्लेयर ने इसकी तारीफ भी की थी। और इसका जो टॉप नॉच स्टोरी लाइन और विजुअल्स है वो तो भाई क्या है नहीं क्या है इसके, लेकिन इसके में डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा ही हाई है। इस कारण जितने भी बंदे इसे खेलते हैं आधे में ही पीछे हट जाते हैं और तुम इसके एंड तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। जितने भी बंदे होते हैं वो सब लाइव स्ट्रीम को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि वह गेम बहुत ज्यादा ही हार्ड होता है और उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो सब गेम खेलते खेलते ही मारे जाते हैं गेम के अंदर। लेकिन मुझे ये गेम बहुत ज्यादा ही पसंद है क्योंकि इस गेम में तुम्हें अपने स्किल्स की जरूरत होती है, और इस गेम के कारण ही मुझे बहुत ज्यादा ही ऑडियंस मिला है। मैं धीरे धीरे अपने पीक पे जा रहा था लाइव स्ट्रीम के, लेकिन अचानक से मुझे किसी ने मार दिया। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आता है, वो कहता है, तुम मारे गए हो लेकिन तभी भी तुम जिंदा हो। अगर अच्छे से कहूँ तो तुम्हें रिबॉर्न किया गया है, यानी कि दोबारा से जिंदा किया गया है। तुम्हारे जो रिबॉर्न होने के कारण जितना भी साइड इफेक्ट था वो अब ठीक हो चुका है। तुम्हारे लिए बता दूं, जो सर दर्द हो रहा था और इसी का इफेक्ट था। एमसी पीछे मुड़ता है और कहता है, कौन है। और ये आवाज कुछ ज्यादा जानी पहचानी नहीं लग रही है। उसके सामने जो स्क्रीन होती है वो बताती है जो हायर डायमेंशन के पर्सपेक्टिव है उसमें जब भी तुम अपने गेम को खत्म करते हो तो एक नया वर्ल्ड क्रिएट होता है। एमसी कहता है, ओह गेम और एक नया वर्ल्ड, और ये आवाज, हाँ याद आ गया, यह एक वॉइस असिस्टेंट है, वो भी गेम का। वो गेम का नाम था थ्रोन ऑफ सोल्स। हाँ याद आ गया। उसके स्क्रीन पे आता है, प्लेयर बाय क्यू, तुम्हारा जो डेथ था इसका जो तुम्हारा स्पेशल रिवॉर्ड वो नहीं मिल पाया था, अब वो तुम्हारा स्पेशल रिवॉर्ड दिया जा रहा है। उस स्पेशल रिवॉर्ड का नाम है की ऑफ रिबर्थ, यानी कि तुम इस दुनिया में दोबारा से रिबॉर्न हो चुके हो। एमसी उसे देख रहा होता है और कहता है, ओह मैं दोबारा से रिबॉर्न हो चुका हूँ, वो भी द थ्रोन ऑफ सोल्स में। ऐसा लग रहा है जो मेरा स्पेशल रिवॉर्ड है वो है रिबर्थ का, मैं दोबारा से जिंदा हो सकता हूँ। लेकिन मैं जिस कंडीशन में मरा था मुझे वो पता भी नहीं है वो बंदा था कौन, लेकिन तब भी मुझे चांस मिल चुका है, मैं अब दोबारा से जिंदा हो चुका हूँ। अगर मैं सोचूं तो मुझे अच्छे से दुनिया में रिबॉर्न होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा ही सुंदर लड़कियां हैं और मैं आराम कर सका हूँ, जैसे कि ये कोई लव गेम जिसका नाम है समर हार्ट बीट मेमोरी। एमसी उस गेम की ओर इशारा कर रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, हाँ मुझे इसी गेम में रिबॉर्न होना है, मुझे इस थ्रोन ऑफ सोल्स में नहीं रिबॉर्न होना है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा ही हार्ड है और मैं आराम से मारा जाऊंगा, मुझे और भी ज्यादा सफर नहीं करना है। पिछला जो जीवन था मैंने बहुत ज्यादा ही सफर कर लिया है, इस कारण इस बार मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स करने वाला हूँ। प्लीज मुझे इसी गेम में रिबॉर्न करना है, ठीक है। सिस्टम बताता है जो की ऑफ रिबर्थ है वो एक स्पेशल रिवॉर्ड है, वो भी थ्रोन ऑफ सोल्स में। दूसरे गेम में ये अप्लीकेबल नहीं है तो तुम्हें इसी गेम में जाना होगा। एमसी सुन के बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है, ओह तो ऐसा लग रहा है मैं खुद इसे डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने बहुत सारे गेम्स खेले थे लेकिन उनमें से सबसे हार्ड गेम था ये द थ्रोन ऑफ सोल्स।
इस गेम के नेचर से मुझे पता है कोई भी बेनिफिट मुझे आसानी से नहीं मिलने वाली है, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। तो बताओ तुम्हारा पर्पस क्या है, तुमने मुझे इस गेम में क्यों बुलाया है और तुम मुझसे चाहते क्या हो? उसके सामने जो स्क्रीन होती है वो बोलती है कुछ नहीं, तुम्हें बस अपना बेस्ट करना है और दोबारा से द थ्रोन ऑफ सोल्स के गद्दी पे बैठना है। और इस बार अगर तुम राजा बन गए तो तुम्हें एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा जो कि है की ऑफ टाइम ट्रेवल, जो कि इस दुनिया में काम करेगी और तुम कहीं भी टाइम ट्रेवल कर सकते हो। साथ ही साथ तो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में भी जा सकते हो। एमसी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या ये रिवॉर्ड, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, मैं दोबारा से अपने दुनिया में जा सकता हूँ। मुझे यह रिवॉर्ड अब भी चाहिए था लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये सब रिवर्स का प्रोटोकॉल है और ये गेम मुझे आसानी से कुछ भी नहीं देने वाला है, मुझे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी होगी। और वो बताने लगा है यह जो दुनिया है थ्रोन ऑफ सोल्स, उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा ही हार्ड है। यहाँ पर एक कुत्ता भी मुझे मार सकता है। उसके सामने जो स्क्रीन होती है वो कहती है हाँ ये सही है, ये जो रिवर्स की टेक्निक है वहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है और ये तुम्हें बार बार जिंदा नहीं कराएगी, तो तुम इतने ज्यादा मूर्ख भी नहीं हो। और वो आगे बताता है ये जो पूरी सिस्टम है वो तुम्हारे गेम के अकाउंट से कनेक्ट है। तुम्हारे पास 100 वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रीम्स है जिसे तुम अचीव कर सकते हो, वो भी खुद से। तुम्हें धीरे धीरे करके अपने टास्क और गोल्स को कंप्लीट करना होगा जिससे तुम्हें एबिलिटीज और इक्विपमेंट्स मिलने लगेगी। एमसी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लिटरली बहुत ज्यादा। वो कहता है क्या मैं अपनी एबिलिटीज और इक्विपमेंट को ले सकता हूँ जितना भी मैं अचीव करूंगा? और सोचता है कि ये गेम इसी कारण तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे अब खेलने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं इस गेम का इसी कारण फैन हूँ और लाइव स्ट्रीम करता था क्योंकि इस गेम में बहुत सारे ऑप्शंस है और ये गेम इसी कारण पॉपुलर है। तुम इस गेम में 100 अलग अलग काम कर सकते हो, पॉपुलर से लेकर मास्टरपीस कोई भी काम कर सकते हो तुम। अगर मैं अच्छे अच्छे एबिलिटीज और इक्विपमेंट को चूज कर लूँ तो थ्रोन ऑफ सोल्स में मैं दोबारा से गद्दी पा सकता हूँ। ये सोच कर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सिस्टम बताता है हाँ तुम कोई भी चीज चूज कर सकते हो, तुम नॉर्मल पर्सन भी बन सकते हो, ये सब डिसीजन तुम्हारा ही है। एमसी सोचने लगा एक नॉर्मल पर्सन ये बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, इसमें सेफ रहूंगा और ज्यादा लंबा जी सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा जब भी मैं किसी बॉस से टकराऊंगा क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिजास्टर और भूखमरी आने वाली है। मुझे अच्छे से सोचना चाहिए। सिस्टम मेरे साथ खेलना चाह रहा है, ये मुझे सिविलियन का ऑप्शन क्यों दे रहा है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इसे फॉलो करना होगा। वो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, अब मैं पहले ही 20 साल तक सिविलियन का काम कर चुका हूँ पिछले जीवन में और मैं फिर से दोबारा जिंदा हुआ हूँ, तो मैं दोबारा वही काम नहीं करूंगा। और कहता है ठीक है मेरे पास अब बस एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब देना देना, क्या मेरे पास कोई टाइम लिमिट है या कोई पेनल्टी, कितना समय से पहले राजा बनना होगा? वो सिस्टम बताता है नहीं इसके कोई लिमिट या पेनल्टीज नहीं है। प्लेयर बाय क्यू तुम श्योर हो ना तुम्हें राजा ही बनना है? एमसी कहता है हाँ इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो ऑब्वियस है मुझे राजा बनना है। तभी हम देख पाते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया होता है और सिस्टम बताता है प्लेयर बाय क्यू मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें थ्रोन ऑफ सोल्स दोबारा से मिल सके। फिर एमसी को कोई उठाता है और कहता है बच्चे उठो जल्दी से। हम देख पाते हैं एमसी के सामने कुछ लाशें लटकी हुई होती है, वो सब लाशें जिंदा होती है। उनमें से एक बंदा कहता है हाँ हम लोग वहाँ पे लटके हुए हैं, ऊपर देख सकते हो मैं ही बात कर रहा हूँ यहाँ से। एमसी यह देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। हम देख पाते हैं वहाँ पे एक एल्फ होती है, वो कहती है तुम अभी भी मरे नहीं हो, मुझे लगा था तुम 2-3 दिन पहले ही मर चुके हो, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम दोबारा से जिंदा हुए हो, नहीं तो अब तक तुम्हारी लाश में से बदबू आ रही होती। क्या तुम सही में एक रिबॉर्न हो? हम देख पाते हैं उसका नाम ग्रे होता है जो कि लेवल 21 होता है, वो एल्फ मेज का प्रिंसेस गार्ड होता है। वो बोल रही होती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, तुम अब भी जिंदे हो तो जल्दी से हम लोग की मदद करो, अगर उस सदस्य को काट दोगे तो हम लोग फ्री हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें पर्सनली मदद करूंगा इस गुफा से बाहर निकलने में। तभी दूसरा गार्ड बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, हम लोग प्रिंसेस मानिया के गार्ड है, तुम एक छोटे बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं देख के बता सकता हूँ वो बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है और थोड़े ही पल में अपने मम्मी पापा के लिए रोने लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये सब उस गद्दार के कारण हो रहा है, नहीं तो हम लोग उसे मार देते रहा। हम देख पाते हैं इस बंदे का नाम हयास होता है जो कि लेवल 22 होता है। फिर हमें दागू को दिखाया जाता है जो कि कैट बीच का गार्ड होता है। वो बोलता है रुको तुम लोग क्या बात कर रहे हो, प्रिंसेस मानिया या रॉयल गार्ड्स ये सब फालतू की बातें हैं, अब तो मुझे बस मरना है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। फिर हमें प्रिंसेस मीना को दिखाया जाता है जो कि किंगडम ऑफ स्टार्स की प्रिंसेस होती है, उनका लेवल 12 होता है। एमसी ये सब बातें को सुन रहा होता है और कहता है किंगडम ऑफ स्टार्स प्रिंसेस मीना, ये नाम सुना सुना लग रहा है। तभी वो चौंक जाता है और सोचता है हाँ याद है ये सब एनपीसी प्लेयर है जो कि मुझे अभी नहीं मिलने चाहिए थे, यह गेम तो ये स्टार्ट ही हुआ है ना। और सही से ये वेलिंग कैंप ये मेरा ओरिजिनल बर्थ प्लेस है, यह बिगनर्स के लिए नहीं है। ये सही में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, मैं इस बारे में सोचा भी नहीं था, अगर मैं नॉर्मल पर्सन बन जाता तो सही में मारा जाता था जैसे ही यहाँ पे आता। फिर वो बताने लगता है यह जो वेलिंग केव है वो लेवल 20 से 30 तक है और मैं बाई क्यू लेवल 1 का हूँ जिसके पास कोई स्किल भी नहीं है। सही में इस बार यह गेम की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा ही हार्ड है, क्या मैं सर्वाइव भी हो पाऊंगा? लेकिन इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, मुझे पहले से पता था यह हार्ड होगा, लेकिन इतना हार्ड लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था। फिर हमें बताया जाता है जो रिवर्थ होता है वो शुरुआत और अंत एक साथ होता है। बाई को राजा बनने का सफर स्टार्ट करना होगा और समय रहते हुए राजा बनना होगा जिससे वह अपनी दुनिया में आ पाए। एमसी सोच रहा होता है यहाँ क्या चल रहा है, ये जो स्टोरी लाइन है इस गेम की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फिर एमसी इस कहानी के बारे में बताता है जो गेम का पहला चैप्टर होता है उसका स्टोरी लाइन स्टार्ट होता है। तुम एक विलेज में पैदा होते हो जिस विलेज का नाम है एंका विलेज और उसका लेवल 1 से 10 होता है। उसके बाद तुम जंगल में जाते हो, वो जंगल पूरी तरह से जला हुआ होता है, तुम वहाँ पे कुछ क्वेस्ट करते हो और स्टोरी लाइन को कम्प्लीट करते हो। उस जंगल का लेवल 10 से 20 होता है। फिर तुम्हें एक डंजन में कैप्चर किया जाता है
जिस डंजन का नाम है वेलिंग कैव, वो लेवल 20 से 30 होता है। वहाँ पे तुम्हें प्रिंसेस मीना और उसके पार्टी को रेस्क्यू करना होता है और उनके साथ एक स्ट्रेटेजी बना के वहाँ से निकलना होता है। और ये वेलिंग कैव लेवल 20 से 30 होता है, जहाँ पे मैं अभी अटका हुआ हूँ। फिर हमसे सोचने लगता है इन सब के बारे में भूल जाओ, मुझे कुछ रास्ता चूज करना होगा। मुझे जल्द से अपने प्रोफेशन को चूज कर लेना चाहिए, जिससे मुझे पता चल सके मैं क्या करने के लायक हूँ। एमसी कहता है सिस्टम जल्दी से मेरा प्रोफेशन सिलेक्शन को एक्टिवेट करो। हम देख पाते हैं उसके सामने बहुत से प्रोफेशन आ जाते हैं। उसका सिस्टम बताता है जो तुम्हारा इनिशियल प्रोफेशन सिलेक्शन है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। प्लेयर बाय क्यू तुम अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। हम देख पाते हैं उसके पास कुछ ऑप्शन होते हैं जो कि है ब्रेव वॉरियर, वुड मेज, असेसन, एलिमेंटल और लास्ट में आउटकास्ट। एमसी कहता है तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो, तुम अपने से भी चूज कर सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया ना, मैं आउटकास्ट चूज करूंगा। सिस्टम पूछता है यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशन है, लेकिन तुमने सबसे कमजोर ही प्रोफेशन चूज किया है, जिससे तुम्हारा सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम इतना अलग क्यों चूज कर रहे हो। एमसी बताता है जो थ्रोन ऑफ सोल्स गेम है उसमें प्रोफेशन बहुत ज्यादा ही मायने रखते हैं, जिसपे तुम्हारा सर्वाइवल रेट और प्ले स्टाइल डिपेंड करता है। जो प्रोफेशन तुम लोगे उसी प्रोफेशन के हिसाब से तुम्हारे पास एबिलिटीज आएगी, जिससे तुम मिड गेम को पास कर सकते हो। लेकिन किसी भी प्रोफेशन को लेने के बाद तुम आगे नहीं जा सकते हो, ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। और इकलौता प्रोफेशन जो कि है आउटकास्ट, उसमें जो सर्वाइवल डिफिकल्टी है वो मैक्स आउट है। तुम्हें बस कुछ दर्द को सहना होगा और इसी के साथ तुम सभी प्रोफेशन के पूरे अचीवमेंट को ले सकते हो। यह एक हिडन एनपीसी है जिससे मैं पूरे गेम को आराम से सर्वाइव कर पाता हूँ। मैं आराम से बीच में कभी भी अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकता हूँ। इसके पीछे कोई भी लिमिट नहीं है। इसका डिफिकल्टी लेवल हाई है, लेकिन मैं आराम से इसे पार कर लूंगा। यह एक हिडन फीचर है और तुम इस प्रोफेशन से सभी प्रोफेशन के सभी काम को ले सकते हो। ये एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है और यही रीजन है जिससे मैं इकलौता प्लेयर बना हूँ जिसने इस गेम को पार किया है और थ्रोन ऑफ सोल्स पे बैठा है। सिस्टम ये सब सुनता है और कहता है ओह तो ऐसी बात है, तुम सही में एक वर्थी टॉप टियर के प्लेयर हो। तो तुम्हारा जो मेन क्वेस्ट है उसे अपडेट कर दिया गया है। उसका मेन क्वेस्ट रहता है तुम्हें इस डंजन से बाहर निकलना है, वो भी सर्वाइव करते हुए। और उसका क्वेस्ट का रिवार्ड होता है अकाउंट अनलॉक पॉइंट्स, जो कि है 1 पॉइंट। उसका सिस्टम आगे बताता है अकाउंट अनलॉक पॉइंट को तुम अलग अलग तरीके में यूज कर सकते हो। पहला है अनलॉक 25% ऑफ आइटम्स, यानी कि जितने भी आइटम्स है उसके 25% को तुम अनलॉक कर सकते हो। और दूसरा है तुम्हें रैंडमली एक ब्रांड न्यू गेम अकाउंट को अनलॉक कर दिया जाएगा, जिसमें तुम्हें कुछ स्किल्स भी मिल सकती है। एमसी वहां से खड़ा होता है और कहता है ओह तो मुझे सर्वाइव करना है इस डंजन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। उसे उठते हुए देखकर सभी लोग बोलते हैं ओह बच्चे तुम उठ ही गए, जल्दी से उस रस्सी को काट दो, उसके बाद हम लोग नीचे गिर जाएंगे, जिससे हम लोग बच भी सकते हैं और आराम से प्लान बना लेंगे इस डंजन से बाहर निकलने का। एमसी उस रस्सी के पास पहुंच गया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं हाँ हाँ वहीं पे उसे काट दो। एमसी सोचता है ओह इसे काटना है, लेकिन इसके काटने के बाद क्या होने वाला है मुझे पता है। हम देख पाते हैं एमसी उस रस्सी को काट दिया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। वो जो एल्फ होती है वो बोलती है अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग लड़के होते और मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो जो कैट गार्ड होता है वो बोलता है मैं इस बच्चे से मदद मांगने के अलावा मरने का इंतजार कर रहा था, मुझे मरना था। जो ह्यूमन गार्ड होता है वह प्रिंसेस मीना को पकड़ा होता है और कहता है यह अभी अच्छा मौका नहीं है, ग्रे जल्दी से प्रिंसेस को जगाओ, कुछ करो। ग्रे बोलता है मैं यहाँ पे हूँ, तो तुम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो हंसने लगता है। तभी हम देख पाते हैं उस पर एक अटैक होता है जिससे वो बहुत ज्यादा ही दूर जाके गिरता है। उस अटैक को देखे वो जो कैट बीस्ट होता है पूरी तरह से चौंक जाता है और सभी लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम लोग मेरा खाना हो तो तुम लोग को स्टोरेज रूम में ही रहना चाहिए, तुम लोग बाहर क्यों आए। हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर का नाम ब्लड एक्स होता है, मॉडिक, जो कि लेवल 30 का होता है। वो जो ह्यूमन गार्ड होता है वो बोलता है यह प्लेग बीस्ट लैंड का लीडर है, ये यहाँ पे कैसे आ सकता है, हम लोग इसे हरा पाएंगे या नहीं। फिर हमें उसके कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही ब्रूटल लग रहा होता है और पूरे खून से सना होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उस अटैक से उसने एल्फ को मार दिया है। एमसी सोचता है हाँ मैं कुछ भी क्यों ना चूज कर लूं, अगर मैंने इन लोग को अभी रेस्क्यू कर लिया तो यहाँ पे बॉस बैटल होगा जो कि इस डंजन का बॉस होगा, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होगा और उसका आउटकम में मैं मारा जा सकता हूँ, क्योंकि ये जो बैटल होने वाली है वो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। और मेरी जो एबिलिटी है उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है, ना ही कोई इक्विपमेंट और ना लेवल, इस कारण मैं आराम से मार जाऊंगा। और मुझे जो टास्क दिया गया है वो है बिना मरे इस डंजन से बाहर निकलना, मुझे वो करना होगा। मुझे इन्हें अभी रेस्क्यू नहीं करना चाहिए, मैं इन्हें बाद में भी रेस्क्यू कर सकता हूँ। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनपीसी प्लेयर है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने सर्वाइवर पर देखना चाहिए। अगर मैं जिंदा रहा तभी सब कुछ होगा। फिर हम देख पाते हैं एमसी बिना उस रस्सी को काटे वहां से आ जाता है। इससे हमें पता चलता है एमसी ये सब सोच रहा था कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इसने यह गेम को खेला हुआ है। उसे वहां से जाते हुए देखकर सभी लोग बोलते हैं बच्चे तुम क्या कर रहे हो, तुम हम लोग की मदद नहीं करोगे और यहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये डंजन कितना ज्यादा हार्ड है, तुम मारे जाओगे। मुझे लगा था तुम सही में बहुत ज्यादा तेज हो, लेकिन तुम अगर अकेले निकलोगे तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारे पास अभी दिमाग नहीं है। वो एल बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन जो ह्यूमन गार्ड होता है वो बोलता है मैंने कहा था ना वो एक बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है और साथ ही साथ उसका प्रोफेशन एक आउटकास्ट है जिसके पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है। उसके साहस को देखकर ऐसा लगता है वो 1-2 मिनट ही टिक पाएगा यहाँ पे। एमसी अपने स्टिक को आगे करता है और कहता है मैं कुछ भी क्यों ना बोल दूं, लेकिन तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाला तुम लोग को। और सोच रहा होता है अब समय आ चुका है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक प्लेग बीस्ट का बच्चा आ गया होता है जिसका लेवल 5 होता है। वो प्लेग बीस्ट जैसे ही एमसी को देखता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो जोरों से चिल्लाता है, जो पीछे
बंदे होते हैं वे लोग खड़े होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था ये बंदा अब मरने वाला है, इसके सामने लेवल 5 का प्लेग बीस्ट है और ये लेवल 1 का है, थोड़ा भी चांस नहीं है कि ये जीत पाए। हम देख पाते हैं वो बीस्ट आगे बढ़ रहा होता है। एमसी सोचता है मैंने उन्हें रेस्क्यू नहीं किया है, लेकिन तभी भी यह बैटल बहुत ज्यादा ही हार्ड होने वाली है। ये लेवल 5 का मॉन्स्टर है जिसे चैलेंज किया है मैंने। वो मॉन्स्टर एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उस अटैक को डॉज कर लेता है। सोच रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन कैसे भी मुझे करना होगा। वो मॉन्स्टर फिर से एमसी पे अटैक करता है, लेकिन दोबारा से एमसी उस अटैक को डॉज कर लेता है। यह देखकर जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं उसने अटैक को 2 बार डॉज कर लिया है, वो बच्चा लकी नहीं है। वो जो एल्फ होता है वो बोला था हाँ उसने अटैक को डॉज कर लिया है। हालांकि जब वो डॉज करा था बहुत ज्यादा खराब दिख रहा था, लेकिन उसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। वो जो कैट होता है वो बोला होता है वो बच्चा इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि वो रिबॉर्न हुआ है और हमेशा जितने भी बंदे रिबॉर्न होते हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं, लेकिन वे सब मेरे काम के नहीं है, मुझे तो बस मरना है। एमसी सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है, मेरा जो बॉडी और माइंड है वो एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, इनके बीच में थोड़ा सा भी डिले नहीं है। ये सब हो रहा है क्योंकि मैंने इस बैटल को बहुत बार लड़ा है, मेरे रिफ्लेक्सेस और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो मैं इसे हरा पाऊंगा लग रहा है। और कहता है ठीक है आ जाओ दोबारा से। इस बार वो मॉन्स्टर एक बॉम्ब फेंकता है, उस बॉम्ब से वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है और आग ही आग हो जाता है। एमसी उस आग के बीच में से निकलता है और एक अटैक करते हुए बोलता है तो अब ये शुरुआत हुआ, अब मैं तुम्हें मारूंगा। उस अटैक के कारण उस मॉन्स्टर के कुछ ही एचपी घटे होते हैं। अब एमसी अपने स्टिक को सामने लाता है और कहता है तो अब ये खत्म होने वाला है, अब ये मेरा लास्ट अटैक होगा। ये सुन के वो मॉन्स्टर जोरों से चिल्लाता है। एमसी उसके पास चला जाता है और एक जोरदार अटैक करता है और कहता है मरो, तुम इसी के लायक हो। यह अटैक को सभी लोग देख रहे होते हैं। वो जो एल्फ होता है वो बोलता है वो बंदा एक लेवल 1 का था, उसने एक लेवल 5 के प्लेग बिस्ट को मार दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो भी एक स्टिक से, उसके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं था। वो जो बिल्ली होती है वो बोल रही होती है मुझे उस बीच से जलन हो रही है, वो आराम से मारा गया, मुझे भी मरना है। जो ह्यूमन सोल्जर होता है वो बोलता है मैं मान गया हूँ, उस बंदे को मैंने कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, उसने खुद से लेवल 5 के बिस्ट को मार दिया, लेकिन इससे उसका सर्वाइवल का रेट नहीं बढ़ पा रहा है, वो तभी भी यहीं पे मारा जाएगा। एमसी उस मॉन्स्टर को मारकर उसके लास्ट में बैठा होता है और सोच रहा होता है मैंने इसे मार दिया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस थे और मैंने सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था, लेकिन तब भी हम दोनों के बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा भी गैप कम नहीं हुआ है। मैं जो स्टैट्स है और एट्रीब्यूट्स साथ साथ जो वेपन है वो सब बहुत ज्यादा ही कमजोर है, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने आउटकास्ट चूज किया है। मुझे इन सब चीजों के लिए अडेप्ट होना चाहिए, मेरे पास फाइट करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं एक आउटकास्ट हूँ जो कि नॉर्मल जीवन जीता है, मुझे इन सब बैटल को दूरी रखना चाहिए। तभी सिस्टम में मैसेज आता है कि प्लेयर बाय क्यू आपने एक लेवल 5 के प्लेग बिस्ट को मार दिया है, इसका आपको 100 स्पीड पॉइंट्स मिलते हैं और 2 गोल्डन कॉइन्स। साथ ही साथ जो आपका वेपन है वो ब्रोकन मेस उसे बदल दिया जा रहा है और आपका जो मिली अटैक पावर है उसे 5 से बढ़ा दिया जा रहा है। एमसी अपने एट्रीब्यूट्स को देख रहा होता है और सोचता है मैं जो एट्रीब्यूट का पैनल है वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मेरे पास 900 स्पीड पॉइंट्स है जिसे मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, और मॉन्स्टर को मार के लेवल अप करना ये बहुत ज्यादा ही खराब होगा, इतना जल्दी मैं लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। मैं जो अल्टीमेट गोल है वो है इस गुफा से बाहर निकलना जितनी जल्दी हो सके और जितना सेफ हो सके। फिर एमसी वहाँ पे खड़ा होता है, सभी लोग बोल रहे थे रुक जाओ बच्चे, तुमने तुमने क्या सोचा है, मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया था ना, तुम हमें बचा सकते हो, अगर हम लोग एक साथ हो गए तो इस डंजन को आराम से क्लियर कर लेंगे और जिंदा होकर बाहर निकल पाएंगे। दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हम लोग को नीचे उतार दो, तुम्हारे जितने भी कंडीशन है वो सब पूरा हो जाएगा, क्यों ना तुम्हें गोल्डन कॉइन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो सब हम लोग मान लेंगे। तभी प्रिंसेस मीना बोलती है ग्रे बस शांत हो जाओ, इसे ज्यादा प्रेशराइज मत करो, अगर हम लोग खुद के पावर से यहाँ से नहीं निकल सकते हैं तो हम लोग को मर ही जाना चाहिए, अगर हम लोग इसके दम पे नीचे उतर भी गए लेकिन हम लोग के सामने बहुत ज्यादा ही मुसीबत आ सकती है, कुछ खतरनाक मॉन्स्टर भी आ सकते हैं और साथ ही साथ जो हम लोग का नेशन है वो भी खतरा में है अभी, तो हम लोग को यहीं पे मर ही जाना चाहिए। और प्रिंसेस के आवाज सुन के जो ग्रे होता है वो बोलता है प्रिंसेस आप जग गई। प्रिंसेस आगे एमसी से बोलती है तुम अभी लेवल 1 के हो और तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो, साथ ही साथ तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम्हें देखने के लिए कोई भी नहीं है, तब भी मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, जीवन और मृत्यु के बीच में एक लाइन होती है, उस लाइन को लेकर थोड़ा सतर्क रहना, तुम कभी भी कहीं पे भी जा सकते हो, या तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है या तुम बच गए तो तुम और ज्यादा सर्वाइव कर सकते हो। एमसी इन सब बातों को सुनता है और कहता है यह अभी बहुत ज्यादा ही खराब सिचुएशन में है, लेकिन तब भी इसने अपना एलिगेंस को मेंटेन कर रखा है, सही में यह प्रिंसेस कहलाने के लायक है। एमसी कहता है मेरे पास अपने प्लान्स है, मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं तुम लोगों के लिए जरूर आऊंगा और तुम लोगों को बचाऊंगा, तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास करना चाहिए। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है क्या, वो जो ह्यूमन गार्ड होता है वो बोलता है बच्चे क्या तुम हम लोग का मजाक उड़ा रहे हो या बेइज्जत कर रहे हो। प्रिंसेस मीना बोलती है बस रहने दो, इतना ही काफी है, और तुम्हारे पास इतना ताकत है तो जल्दी से सोचो हम लोग कैसे नीचे उतर सकते हैं। वो गार्ड बोलता है ठीक है प्रिंसेस, और एमसी वहां से जा रहा होता है, सोचता है ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से मुझे इन सब को बचाना नहीं चाहिए, ये सब खुद से ही कोई रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे वो लोग नीचे उतर जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मिस कर दूंगा क्योंकि इनसे मुझे बहुत ज्यादा ही फायदा होने वाला है। प्रिंसेस मीना बहुत कुछ करेगी, क्या मुझे इन्हें बचा लेना चाहिए, ये सब मुझ पर डिपेंड करता है, मुझे ऐसे ही चलने देना चाहिए जिससे मेरा रिवॉर्ड हो वो अच्छा हो जाए। जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल, मुझे जिंदा रहना होगा, उसी के बाद कुछ आएगा।
फिर एमसी वहां से चलना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है ये जो वेलिंग केव है यह गेम का पहला चैप्टर का लास्ट डंजन है। इसमें तुम्हें बहुत सी चीजें मिल सकती है जिसे छिपाया गया है। तुम्हें उन सब चीजों को कलेक्ट करना होगा। मैंने इस गुफा को पूरी तरह से देखा है और मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पे जो भी है मैं आराम से सभी चीजों को ढूंढ सकता हूँ और मुझे ये भी पता है कि कहाँ पे बहुत कम दुश्मन है और मैं वही रास्ता को चूज करूंगा। हम देख पाते हैं एमसी के बगल में से एक मॉन्स्टर जा रहा होता है और एमसी पत्थर के पीछे छिपा रहता है। वो कहता है मेरे पास चांस है, मुझे सब कुछ पता है। फिर हमें एक पॉट को दिखाया जाता है जिसमें से आवाज आ रही होती है। कौन है वहाँ पे, कौन है? यह स्मेल, हाँ मुझे पता है। तुम एक प्लेग के बीच नहीं हो, तुम पास आ सकते हो, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह आगे बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम बहुत ज्यादा ही चौंक गए होंगे क्योंकि यह एक जार बात कर रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यह जार नहीं है जो बात कर रहा है, इसके अंदर एक इंसान है। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है यह बोलने में। मुझे इस जार के अंदर कैद कर दिया गया है। मैं इस केव में आया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ट्रेजर चाहिए था और सही साथ मैं सभी मॉन्स्टर को मार सकता था। लेकिन मैं यहाँ पे छिप गया था कुछ देर के लिए जिससे मैं बहुत सारे प्लेग बिस्ट से छुटकारा पा सकूं। लेकिन किसी ने मुझे यहीं पे स्टील कर दिया कोई मैजिक का यूज करते हुए। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तुम्हें बस इस जार को तोड़ देना है जिससे मैं बाहर आ सकूं और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं प्लेग बिस्ट को सेंस कर सकता हूँ। वो सब यहाँ पे नहीं आएंगे। एमसी इतना सुनते ही उस जार को तोड़ देता है। वो बंदा बोलता है तुम्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा किया। हम देख पाते हैं वो बंदे का नाम होता है लूसी जो कि लेवल 27 का होता है। वो कहता है तुमने मुझे बचा लिया है। ओह तो तुम लेवल 1 के हो जिसे छोड़ दिया गया है। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझ पे तुम्हारा एक कर्ज है, तुम जो चाहोगे वो मैं कर सकता हूँ, जो भी रिक्वेस्ट तुम कहो। एमसी यह सुनते ही कहता है हाँ याद है, मेरे दोस्त वहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं, बहुत से प्लेग बिस्ट ने उन्हें पकड़ लिया है, वो गुफा के अंदर है, प्लीज उन्हें बचा लो, मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ, मेरी मदद करो मिस्टर लूसी। वो बंदा बोलता है ओह तुम बहुत ज्यादा ही बहादुर हो लेकिन मूर्ख भी हो, तुम यहाँ तक आ गए इसका मतलब है तुम बहुत ज्यादा लकी हो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे दोस्तों को बचा लूंगा, चलो मेरे पीछे आओ। और वो दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी रास्ते में उनका एनकाउंटर एक मॉन्स्टर के साथ होता है। वह मॉन्स्टर जैसे इंसानों को देखता है अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने हैमर से एक अटैक करता है। जो मिस्टर लूसी होते हैं वो बोलते हैं यह स्मेल और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने एक हाथ से उस हैमर को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं तुम ही थे ना जिसने मुझे उस जार में स्टील किया था, हाँ मुझे याद है, मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और दूसरे ही हाथ से वो स्वॉर्ड को आगे लाते हैं और उस मॉन्स्टर के पेट पे हमला कर देते हैं। कहते हैं तुमने मुझे उस जार में कैद कर दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था, अब तुम मरो। फिर वो एक जोरदार अटैक करते हैं जिससे उसका गर्दन पूरी तरह से कट जाता है। ये सब देखकर एमसी कहता है मिस्टर लूसी आप तो बहुत ज्यादा ही औसम है। वो बंदा बोलता है हाँ ये सब मुझे पता है, अगर मेरे पास स्किल या एट्रीब्यूट्स नहीं होते तो मैं इस गुफा में क्यों आता। मुझे पता है मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं इन सबको आराम से हरा सकता हूँ। और वह उसी मॉन्स्टर के सर पे लात रखते हैं। फिर वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देख पाते हैं वह उस पहाड़ के किनारे तक पहुंच गए थे। एमसी कहता है हाँ मेरे दोस्त की आवाज यहीं से आ रही है, वो सब नीचे ही होंगे, मुझे पता नहीं है कि वो सब अभी जिंदा है कि नहीं, लेकिन मिस्टर लूसी मेरी मदद कीजिए और उन सबको बचा लीजिए। वो बंदा बोलता है ये बहुत ज्यादा ही आसान है और मेरे जो तरीके हैं वो सबसे ज्यादा फास्ट है। वो एक जोरदार किक मारता है और एमसी को नीचे गिरा देता है। एमसी जैसे नीचे गिरता है वो बहुत जोर से चिल्लाता है। वो बंदा बोलता है ओह ये मेरी गलती है, यह मेरा आदत है, मैं जब भी किसी बंदे को पहाड़ के किनारे पे देखा हो तो मैं उसे लात मार के गिरा देता हूँ। हालांकि मैं इसे रोक सकता था क्योंकि तुमने मुझे बचाया है, लेकिन तब भी तुम एक रिबॉर्न हो और एक ऐसा कानून है जिसमें जो भी बंदे रिबॉर्न होते हैं उन्हें मारा जाता है। एमसी नीचे गिर के बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं एक रिबॉर्न हूँ। मिस्टर लूसी बोलते हैं क्या तुम इतने ऊंचाई से गिरे लेकिन तभी भी तुम जिंदा हो, इससे ज्यादा प्रूफ तुम्हें क्या चाहिए। एमसी कहता है अगर मैं जंप करके गिरता तो मैं मारा जाता, लेकिन तुमने मुझे किक मारा है इस कारण मैं बचा हूँ। और मन ही मन सोच रहा होता है जो मेरा इंटरनल ऑर्गन है उसके फटने के दर्द मुझे अभी तक महसूस हो रहा है। मैं मारा तो नहीं हूँ लेकिन ये जो दर्द है वो बहुत ज्यादा ही रियल है। मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसी कारण मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स है जिसे मैंने ले लिया था। और हमें बताया जाता है एमसी के पास एक ब्लड स्पिरिट जार था और एक ग्लोइंग स्टोन था। मिस्टर लूसी वहां से जाते हुए बोल रहे होते हैं ओह मैंने बहुत बार सुना है रिवॉन के बारे में, वो सब बहुत ज्यादा ही वियर्ड होते हैं, मुझे तुम्हें किक नहीं मारना चाहिए था, मुझे तो चाकू से हमला करना चाहिए था वो भी दिल पर, जिससे तुम मारे जाते हैं, मैंने कुछ गलती कर दी। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लेकिन ऐसे भी तुम यहीं पे मरने वाले हो क्योंकि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, भूख से तड़प के तुम मर जाओगे। एमसी लूसी के बारे में बताने लगता है लूसी एक बहुत ज्यादा ही अजीब कैरेक्टर है जो कि गेम में पाया जाता है। वह सभी बंदों को किक मारता रहता है लेकिन तुम इसका फायदा भी उठा सकते हो क्योंकि वह जिस बंदे को भी किक मारता है वो बंदा मरता नहीं है कितने भी ऊंचाई से क्यों ना कूद जाए। और सोचने लगता है यह थ्रोन ऑफ सोल्स गेम में कभी नहीं हुआ था। सिस्टम जल्दी से मुझे ट्रांसलेशन दो, रिवॉन का मतलब क्या है। और एमसी किसी ड्रिंक को पी रहा होता है। सिस्टम बताता है रिवॉन के चारों ओर जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे लॉक किया गया है, इस इंफॉर्मेशन को तुम्हें खुद से ढूंढना होगा। हालांकि मैं कुछ बता सकता हूँ, रिवॉन उन्हें कहा जाता है जो कि दोबारा से जिंदा होते हैं और इसके पीछे भी कुछ क्राइटेरिया होता है। एमसी जिस ड्रिंक को पी रहा था उससे उसका पावर अप हो जाता है और उसकी जितनी भी एचपी होती है वो सब रिकवर हो जाती है। एमसी से सोच रहा होता है सभी इन्फॉर्मेशन लॉक है और ये जो सेटिंग है ये बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, मुझे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी मेहनत करना होगा, यहाँ पे कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलता है क्या। उस बंदे को जैसे ही पता चला कि मैं एक रिबॉर्न हूँ उसने मुझे गिरा दिया है, मुझे सभी चीज को ढूंढना होगा और बहुत ज्यादा सफर करना होगा जैसा कि मैंने सोचा था। यह गेम इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। फिर वो अपने हाथ में एक ग्लोइंग स्टोन को निकालता है और सोचता है यह इतना ज्यादा भी आसान नहीं है,
मुझे इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और वो एक जगह पे आ जाता है। वो कहता है यहाँ पे एक भी प्लेग बिश नहीं है, लेकिन तभी भी मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमला कहीं से भी हो सकता है। हम देख पाते हैं उस जगह का नाम है वेलिंग केव हिडन रीजन लॉस्ट ड्रीम्स। और ये जगह जो है भाई क्या ही लग रही है, एकदम गजब। फिर हमें कुछ बताया जाता है। एमसी कहता है कि ये जो सोल थ्रोन का ओपन वर्ल्ड गेम है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। इसमें प्लेयर्स को खुद ढूंढना पड़ता है, एनपीसी को, मॉन्स्टर्स को, बॉसेस को, ड्रीम्स को, ये बहुत सी चीजों को, जिससे उसे पता चले कि गेम को कैसे खेलना है। बहुत बार तो एक प्लेयर दूसरे स्ट्रीमर्स को देखता है कि गेम को कैसे कंप्लीट करना है। मैं भी एक प्लेयर था जिसने सभी चीज को अचीव किया था। मुझे सब कुछ पता है इस गेम के बारे में, इस दुनिया के बारे में, बस कुछ चीजों को छोड़ के जहाँ पे मैं नहीं गया था। ये जो दुनिया है वो एक फ्रिक्शनल दुनिया है जिसके बीच में एक शहर है जिसका नाम है पस्कालो। उस शहर के बीच में एक क्रिस्टल रखा जाता है। उस क्रिस्टल का नाम है सोल ऑफ द वर्ल्ड। हम देख पाते हैं उस शहर के बीच में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है। हमें आगे बताया जाता है कि वो क्रिस्टल को बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्ट करके रखा गया है। उस क्रिस्टल में रेडियंस और एनर्जी निकलती है जो कि सभी प्रजाति को जीने में मदद करती है। सभी लोग आराम से शांति से जी रहे थे एक दिन तक, जब तक एक बहुत बड़ा एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं आ गया था। वो इस दुनिया में अचानक से आ गया और दुर्भाग्य से वो वहीं पे गिरा जहाँ पे सोल ऑफ द वर्ल्ड था। उन दोनों में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है जिससे ये जो दुनिया है वो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाती है। इस दुनिया का जो फाउंडेशन था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हालांकि पास्कालो अब भी जिंदा है, वहाँ पे एपोक्लिप्स हो चुका है, वहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सब बर्बाद है, लेकिन थोड़ी मोड़ी चीज बची हुई है। ये जो दुनिया है यहाँ पे फिर से बहुत सारी प्रजातियां जन्म ले चुकी है और बहुत बड़े एरे भी आ चुके हैं। यहाँ पे सिविलाइजेशन दोबारा से जिंदा हो रही है और जिस ड्यून में मैं हूँ वो भी एक अबैंडन्ड ड्यून है अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का। ये जितने भी ड्यून्स है वे सब वेलिंग केव में है, एक अननोन अंडरग्राउंड में जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। मेरा मिशन यही है कि मुझे बस एग्जिट तक पहुंचना है, लेकिन मुझे बताया नहीं गया था मुझे कौन से एग्जिट तक पहुंचना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जिट है, मुझे पास वाले एग्जिट तक पहुंचना होगा जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर ना हो। हालांकि ये जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे एक भी प्लेग बिश नहीं है। मैं जो सर्वाइव करने का चांस है वो अभी बहुत ज्यादा है। मुझे सभी लोकेशन को अच्छे से देखना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी किसी गेट को देख रहा होता है, उसके बीच में बहुत सारी नुकीली चीजें होती है। एमसी डर रहा होता है और सोचता है अगर मैंने एक भी गलत डिसीजन ले लिया तो यहाँ पे मेरी जान जाने वाली है, मुझे सब कुछ अच्छे से करना होगा। और वो जंप कर देता है। वो जंप करते हुए सोचता है मैं यहाँ पे मर नहीं सका हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। मैंने लास्ट बार जब इस गेम को खेला था तो मैंने अच्छे से जंप किया था, तो इस बार भी वही होने वाला है। एमसी आराम से एक चीज पे जंप कर देता है और कहता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं आराम से इसे पार कर लूंगा। फिर वो एक एक करके नीचे जा रहा होता है। वो सोचता है मुझे ध्यान देना होगा क्योंकि जितना ज्यादा नीचे मैं जा रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे बस लोअर पार्ट को देखना होगा, वो बहुत ज्यादा ही पतला होते जा रहा है। मुझे सभी लोकेशन अच्छे से याद है, तभी भी मुझे सतर्क होना चाहिए। हम देख पाते हैं वहीं पे एमसी का जो पैर होता है वो फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वो अपना बैलेंस बना लेता है जिससे वो वहीं पे अटका रहता है। एमसी फिर नीचे की ओर देखता है और कहता है ओह तो मैं बहुत ज्यादा ही पास आ चुका हूँ, अभी तो मैं मरने ही वाला था, मुझे और भी ज्यादा सतर्क होना चाहिए। तभी एमसी के पीछे कोई आ जाता है और कहता है ओह तो हम लोग एग्जिट तक पहुंच चुके हैं। वो बंदा बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। जैसे ही एमसी उसका आवाज सुनता है वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और कहता है कौन है। एमसी पीछे मुड़ते ही एक जोरदार अटैक करता है। वो बंदा उस अटैक को डॉज कर लेता है और आराम से जंप करते हुए दूसरे शील्ड पे आ जाता है। एमसी पूछता है कौन हो तुम। वो बंदा बताता है ओह तो तुम लेवल 1 के बंदे हो, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे तुम्हारे पीठ पे खंजर भोग देना चाहिए था। हमें बताया जाता है कि बंदा हार्वे होता है जो कि लेवल 30 का होता है। वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे तुम्हें वहीं पे मार देना चाहिए था बिना कुछ पूछे हुए। एमसी बोलता है तुम यहाँ पे सामने क्यों आ गए हो, जल्दी से बताओ तुम पीछे क्या कर रहे थे। तो वो बोलता है रुको मुझे याद है तुम तो वही लास्ट हो ना जिसे मैंने देखा था, क्या तुम भी एक रिबॉर्न हो। वो बंदा बोलता है ओह तो तुम्हारी एक्शन बहुत ज्यादा ही स्लो है, मैं रिबॉर्न होके लेवल 28 पे पहुंच चुका हूँ जो कि एक एलिमेंटल रेंजर है, लेकिन तुम जब रिबॉर्न हुए हैं तब तुम लेवल 1 पे हो, जिसका नसीब बहुत ज्यादा ही खराब है। और वो हंसने लगता है। वो एमसी के पीछे आते हुए कहता है तुम्हारे जैसे सपोर्ट राइटर को यहाँ पे मर जाना चाहिए, वो भी मेरे हाथों से, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ही खुशी होगी ना। वो एमसी पे एक अटैक करता है जिससे उसकी एचपी आधी हो जाती है। एमसी कहता है तुम, और वो जोरों से खांसने लगता है। वो बोलता है मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तब तुम मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे हो, तुम भी तो एक रिबॉर्न हो, हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और फिर से वो खांसने लगता है। वो बंदा एमसी के पास आ जाता है और कहता है क्या तुम मजा कर रहे हो, तुम्हें पता भी है एक रिबॉर्न क्या करता है, तुम्हारे सिस्टम ने कुछ बताया नहीं है। जो भी रिबॉर्न होते हैं उसके सामने जितने भी इंसान होते हैं वो सब दुश्मन है, लेकिन उस सबसे बड़ी बात यह है कि रिबॉर्न के सामने अगर दूसरा रिबॉर्न आ गया तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो एक बेसिक चीज है, तुम्हें ये भी नहीं पता है। मुझे लग रहा था तुम बहुत ज्यादा ही होशियार हो जिससे तुमने एक गेट को ढूंढ लिया है, लेकिन तुम मेरे लिए फालतू हो, तुम्हें यहीं पे मर जाना चाहिए। एमसी अपने वेपन को सामने लाता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, क्या फालतू की बातें कर रहे हो। और वो एक अटैक करता है। वो बंदा हंस रहा होता है और कहता है लेवल 1 से यही एक्सपेक्टेड था, तुम बस समय की बर्बादी कर रहे हो। वो बंदा उस अटैक को डॉज भी नहीं करता है और कहता है तुम मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा सकते हो और यहाँ पे मारने की बात कर रहे हो। फिर वो बंदा पीछे की ओर जंप करता है और कहने लगता है ठीक है तुम मरोगे या जियोगे ये सब तुम पे डिपेंड करता है।
तुम यहाँ तक सर्वाइव करके आ गए हो, तो अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गए तो तुम मुझसे बदला भी ले सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। एमसी पूछता है सिस्टम से, सिस्टम तुम मुझे बता सकते हो ये रिवॉर्ड का मतलब क्या है, इस दुनिया में रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है और तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? सिस्टम बताता है कि मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे हिडन रखा गया है। कुछ इवेंट को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सिस्टम बताता है कि यह एक स्पेशल इवेंट था, तुम किसी यूनिक इंसान से मिले हो, इसका तुम्हें 3 पीसेस ऑफ हिडन इन्फॉर्मेशन दिया जाता है रिबॉन के बारे में। पहला यह है कि इस दुनिया में जितने भी बने रिबॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा इविल होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नफरत किया जाता है। इसके पीछे का रीजन तो अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन उसके सामने जितने भी लोग होते हैं इस दुनिया के, सभी मरने के लिए होते हैं, वो सभी पर हमला करता है। सिस्टम आगे बताता है, प्लेयर बाय क्यू, एक रिबॉन को मारने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा ही पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही साथ तुम्हें ब्लड सोल पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिससे तुम अपने फुल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी रिवॉन इस दुनिया में होते हैं वो बस ह्यूमन स्पीसीज में रिवॉन नहीं होते हैं, कोई भी रिवॉन हो सकता है, क्यों ना वो अलग प्रजाति के हो, क्यों ना वो अलग जेंडर के हो, या कोई प्रोफेशन के हो, या किसी भी आइडेंटिटी के हो, कोई भी बंदा रिवॉन हो सकता है। उसके पीछे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, यह एक रैंडम सिलेक्शन है। हायर लेवल के भी बंदे रिवॉन हो सकते हैं और साथ ही साथ लोअर लेवल के भी। और तीसरा बात है, जो इनिशियल प्रोफेशन है हर एक रिवॉन का, उसके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। ये दुनिया बहुत ज्यादा ही अलग होती है उसके हिसाब से, पूरी दुनिया रिवॉन को मारना चाहती है और साथ ही साथ जो रिवॉन होता है उसे भी सभी लोग से नफरत होता है। फिर हम देख पाते हैं एमसी उस पहाड़ से नीचे गिरा होता है और सोच रहा होता है तो मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, ये तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। ये जो सोल थ्रोन गेम था इतना भी सिंपल नहीं था, लेकिन तभी वो किसी चीज को पकड़ लेता है और वहीं पे लटका होता है। वह उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ, मुझे चांस मिला था रिवर्थ के द्वारा, ये गेम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके दोबारा से अपने जीवन में जाना होगा, कितना भी डरना क्यों ना हो, लेकिन मैं इसे चाहूंगा, ये मेरा लास्ट गेम है। और फिर से वो जंप करना स्टार्ट कर देता है। वो जंप करते हुए नीचे की ओर पहुंचता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और कहती है, ओह तो मैंने जो गैम्बल किया था वह सही निकला, मेरे से बस 10 मीटर दूर ही एग्जिट गेट है, मुझे देखते हुए वहां पे चल जाना चाहिए। हम देखते हैं एमसी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है, वो कहता है ये आवाज और साथ ही साथ स्मेल। हम देख पाते हैं एमसी के सामने एक और मॉन्स्टर अपेयर हो गया होता है जिसका नाम है जिनाओटूथ फ्यूजन बीस्ट। वो एक लेवल 25 का बीस्ट होता है। एमसी उसे देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये मॉन्स्टर ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे क्यों है? एमसी उस मॉन्स्टर से रेंगते हुए दूर भाग रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्यों है, ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ना, ये एग्जिट पे कैसे हो सका है? और फिर सोचता है कि ये बहुत ज्यादा स्लो है, मुझे इसके मूवमेंट का फायदा उठाना चाहिए और जल्द से एग्जिट गेट पे पहुंच जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने आप को पूरी तरह से बांट लेता है और उसके आसपास बहुत ज्यादा ही आंखें आ जाती है। हम देखते हैं कि जितनी भी आंखें निकल रही होती है सभी आंखें एमसी की ओर बढ़ रही होती है। एमसी सोचता है इसने अपने आप को पूरी तरह से बांट लिया है और मुझ पे अटैक करने वाला है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब मैं ये नहीं भूल सकता हूँ, ये तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा है, ये सब गलती हुई कैसे है, मैंने गेम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तभी वो चौंकते हुए सोचता है क्या ये हो सकता है उस बंदे के कारण, वो बंदा मुझे मारना चाह रहा होगा, इस कारण उसने इस मॉन्स्टर को यहाँ पे ले आया है, उसने मुझे बस देख ही लिया, इस कारण मेरे हाथ से बहुत सी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मुझे कैसे भी करके अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा यहाँ पे। हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर एमसी की ओर बढ़ जाते हैं और वो एमसी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन एमसी उसे डॉज कर लेता है और सोचता है तुम लोग मुझे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो, मैं बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस वॉरियर हूँ, मैं आराम से तुम लोग को हरा सकता हूँ। और एमसी उस नदी में कूद जाता है, वो चिल्लाता है और सोच होता है हाँ ये नदी अर्थ के नीचे से बहती है जो कि 100 सालों से बह रही है, लेकिन कुछ सालों से इस नदी में म्यूटेशन और पॉल्यूशन के कारण ये नदी पूरी तरह से एसिडिक हो चुकी है, कोई मॉन्स्टर इसमें नहीं आ सकता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। जो दर्द मुझे हो रहा है वो बहुत ज्यादा ही डरावना है, ये मेरे मांसों को खाई जा रही है और मेरी हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ रही है, लेकिन मैं सह सकता हूँ, मुझे बस कैसे भी करके सर्वाइव करना होगा, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मेरे पास यही ऑप्शन है, इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जितने भी मॉन्स्टर उस पानी में आ रहे होते हैं वो सभी मारे जा रहे होते हैं। एमसी बताता है कि ये एक एसिडिक प्यूरिफाइड वाटर है और जितने भी बीस्ट यहाँ पे है तो सबका स्किन पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, इस कारण एसिड पड़ते ही वो सब मारे जाते हैं और वो एग्जिट की तरफ बढ़ रहा होता है। वो सोचता है उन सबको एक साथ अटैक करने से पहले मुझे रेंगते हुए वहां पे जाना होगा और बहुत ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। एमसी सोचता है कैसे भी करके मुझे चलना होगा, मैं इन सबको हरा दूंगा, मेरे पास एक लास्ट मौका है। एमसी आगे बढ़ रहा होता है और क्या होता है मुझे कैसे भी करके वहां पे पहुंचना होगा, मुझे जिंदा रहना है। पिछली जिंदगी मेरी बहुत ज्यादा ही खराब थी, मैं एक पिछड़े हुए इलाके में जन्म लिया था, मैंने सोचा था अगर मैं अच्छे हाई स्कूल में पहुंच गया मेरे पास अच्छी एजुकेशन रहेगी और मेरा जो जीवन है वो सुधर जाएगा। इसका मैंने अपने माँ को छोड़ दिया और साथ ही साथ होम टाउन को भी छोड़ दिया था जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ही प्यारा था। फिर हम देख पाते हैं एमसी को जो कि रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है भाई क्यों तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे मजाक मत करो और जल्दी से इन बर्तनों को साफ करो, तुम बहुत ज्यादा ही आराम कर रहे हो। फिर हम एमसी को अपार्टमेंट में देखते हैं जो कि रात को पढ़ रहा होता है, उसके ऊपर जो सो रहा होता है वो बोलता है भाई क्यों दिन भर तो तुम आराम करते रहते हो और रात में क्या कर रहे हो, ये जो टॉर्च की लाइट है वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जल्दी से इसे बंद कर दो, मुझे सोना है। एमसी बताता है कि पिछले जीवन में मैं बहुत ज्यादा
काम करता था, मेरे पास बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था, लेकिन तभी भी मैं पढ़ाई करता था। मैंने इन सब को कभी भी नहीं छोड़ा और नसीब से जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता था वही यूनिवर्सिटी में मैं चला गया। लेकिन उसी समय मेरे मदर को एक बीमारी हो गई जो कि बहुत ज़्यादा ही खराब बीमारी थी, जिससे बचना नामुमकिन था। मेरी जितनी भी दुनिया थी वो सब बर्बाद हो गई, मेरे सालों की मेहनत वो सब खत्म हो गई थी एक पल में। लेकिन तब भी मैंने गिव अप नहीं किया, मैं पढ़ता गया, लेकिन तब भी मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया। हम देखते हैं कि बाइक्यू ने डिलीवरी मैन का भी काम शुरू कर दिया था। वो बारिश से आ रहा होता है, उसके सामने जो आदमी होता है वो बोलता है तुम इतने लेट कैसे हो गए हो, मैं कंप्लेन करने वाला हूँ, वो भी बैड रिव्यू दूंगा तुम्हें। एमसी कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, बाहर बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है और पूरी रोड पे पानी ही पानी है, मैं दौड़ता हुआ यहाँ पे आया हूँ, तभी भी लेट हो गया हूँ। उसके सामने जो बंदा होता है वो बोलता है तुम जो बहाने दे रहे हो उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, तुम लेट आए हो इस कारण मेरा जो खाना है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ठंडा हो चुका है, मुझे नहीं चाहिए। एमसी आगे बताता है मैं दिन भर काम करता था और रात को लाइव स्ट्रीम करता था, मैं अपने काम कर पाता था बस एक गेम के कारण। वो गेम बहुत ज्यादा ही अच्छा था और उसने मुझे बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। जब मैं अपने पीक पे पहुंचा तभी मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया और किसी बंदे ने मुझे चाकू मार के मार दिया। लेकिन तब भी मैं मौत और जीवन के बीच में जूझ रहा था। मुझे मौत ने भी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि मौत मेरे लिए कोई मजाक हो। मुझे रिवॉर्ड किया गया इस गेम में जिसको मैं पूरी तरह से जानता हूँ, इसके हर चीज को मैं जानता हूँ। मैंने शुरुआत से शुरू किया लेकिन तभी भी ये बहुत ज्यादा ही हार्ड था। फिर एमसी खड़ा होता है और दौड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मुझे बनना है इस दुनिया का राजा। हम देखते हैं एमसी जैसे ही खड़ा होता है सभी मॉन्स्टर एमसी पे टूट पड़ते हैं। तभी एमसी उस गेट पे पहुंच जाता है और अपने हाथ को उस गेट पे टच कर देता है। वो कहता है नहीं मैं नहीं मरूंगा। जैसे ही वो हाथ को गेट पर टच करता है हम देख पाते हैं 2-3 मॉन्स्टर उसके हाथ पे ही होते हैं। सिस्टम उसे बताता है प्लेयर बाइक्यू तुम सक्सेसफुली वेलिंग केव से एस्केप कर चुके हो, इस कारण तुम्हें 1 पॉइंट दिया जा रहा है, तुम चूज कर सकते हो तुम्हें क्या चाहिए। उसके पास वही 2 ऑप्शन होते हैं। एमसी एक ऑप्शन को चूज कर लेता है। सिस्टम बताता है कि तुम अब 25% ऑफ इन्वेंट्री को यूज कर सकते हो, चेक कर लो। इतना मैसेज आता ही है तभी हम देख पाते हैं एमसी के शरीर में से एक ग्रीन लाइट रिलीज होती है। सिस्टम बताता है तुम्हें होली ब्लड एसेंस को दिया गया है जिससे तुम्हारा जितना भी एचपी था वो सब रिकवर हो चुका है और तुम्हें एक ब्लड थर्स्टी शैडो सेट भी दिया गया है और तुम्हारा जो एसेसन सेट है वो भी मिल चुका है। उसे बहुत सारा रिवॉर्ड मिला होता है और एक वेपन मिलता है उसे जो कि है क्रिम्सन स्लॉटर। यह एक डुअल डैगर है। हम देखते हैं एमसी उस डैगर को यूज करते हुए सभी मॉन्स्टर को काट देता है और धुआं में से बाहर निकलते हुए बोलता है अब ये आसान नहीं होने वाला है, मैं अब जिंदा रहूंगा और यहाँ पे राजा बनूंगा। तो ऐसा लगता है जब राजा दोबारा से जिंदा होता है और हम देखते हैं एमसी को जो कि बहुत ज्यादा ही कूल लग रहा होता है। जितने मॉन्स्टर बच गए होते हैं वो सब फिर से एमसी पे अटैक करते हैं। एमसी दोबारा एक और अटैक करता है और उन सभी मॉन्स्टर को फिर से खत्म कर देता है। कहता है तुम लोग मेरा बस टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं है, मैंने सही डिसीजन लिया, मुझे 25% इन्वेंट्री का ही यूज करना चाहिए था और उसे चूज करके सबसे अच्छा डिसीजन यही था, मैं अब सर्वाइव कर पाऊंगा यहाँ पे। और फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है कहानी अब शुरू हुई है। हम देख पाते हैं पीछे जितनी भी आंख होती है वो सब कांप रहे होते हैं और वो सब फिर से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर फिर से बन जाते हैं। एमसी उसके आवाज सुनता है और कहता है तुम लोग इतना ज्यादा शोर क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझे जल्दी है, जल्दी से तुम सब शांत हो जाओ। तभी स्क्रीन पे एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हें एक हिडन क्वेस्ट दिया गया है जिसमें तुम्हें जिनाओ टूथ फ्यूजन बीस्ट को मारना होगा, अगर तुम इसे कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें ट्रिपल सोल पॉइंट्स मिलेंगे। एमसी उसे देख के खुश हो जाता है और हवा में डैगर उछाते हुए कहता है तो यही तो मैं चाहता था, मुझे चाहिए था क्वेस्ट रिवॉर्ड। फिर वो अपने डैगर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और एक स्किल का यूज करता है जो कि है क्रिम्सन इन्फर्नो। एमसी कहता है तो तुम लोग तैयार हो ना, जो रियल बैटल होने वाली है वो अब स्टार्ट होगी। और एमसी एकदम स्पीड में उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और कहता है चलो मरो। वो अपने डैगर से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। कहता है मुझे पहले से पता है तुम कहाँ पे अटैक करने वाले हो, इस कारण मैं तुम्हारे अटैक में नहीं फंसूंगा और मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ तो तुम मेरे अटैक का सामना नहीं कर सकते हो। फिर एमसी उस डैगर को लेकर उसके आर पार कर देता है, वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है ये दर्द जो तुमने मुझे दिया था उसी को मैं लौटा रहा हूँ। देखते हैं उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, वो जोरों से चिल्लाता है और वो अपना एक और अटैक को यूज करता है जो कि है एक्सक्रूटिंग पेन, जिससे उसके आसपास बहुत सारी नुकीले चीज निकल जाती है। एमसी अपना क्रिम्सन बर्निंग को दोबारा से एक्टिवेट करता है जिस कारण उस मॉन्स्टर के चारों ओर आग लगनी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर एमसी ने अपने डैगर से अटैक किया था। और हम देख पाते हैं वो मॉन्स्टर फिर से तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। एमसी कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, ठीक है मैं तुम्हें इस दर्द से छुटकारा दिला दूंगा। और वो अपने दूसरे अटैक को यूज करता है जो कि है शैडो स्लेइंग, जिससे उसके बहुत सारे शैडो ग्लेन बन जाते हैं और एमसी सभी शैडो ग्लेन से एक साथ अटैक करता है जिस कारण वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है सिस्टम पे मैसेज अपेयर होता है कि तुमने अपना साइड क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, इस कारण तुम्हें ट्रिपल सोल पॉइंट मिलते हैं और पूरे पॉइंट्स मिलाकर तुम्हारे 18,000 सोल पॉइंट्स हो चुके हैं और साथ ही साथ तुम्हारे अचीवमेंट को भी अनलॉक कर दिया गया है। हम देख पाते हैं एमसी का लेवल अप हो गया होता है और वो लेवल 8 पे पहुंच गया है। एमसी जमीन पे लैंड करते हुए सोचता है ओ तो मैं लेवल 8 पे पहुंच गया हूँ, वो भी एक बार में, यानी कि अगर मैं मॉन्स्टर को मारता गया तो मेरा लेवल अप बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। फिर वो बताता है इस गेम का जो लेवल अप सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, किसी को भी नहीं पता कि लेवल अप कैसे होता है, लेकिन पिछली लाइफ में बहुत से बंदे ने इस पर कैलकुलेशन किया था और पता लगाया था इसमें कितने सोल पॉइंट पे कितने लेवल अप होते हैं। मैंने उसे एक बार याद भी किया था लेकिन अब पता भी नहीं कि वो काम करता है कि नहीं। रियल वर्ल्ड में उसका कुछ भी मतलब नहीं है लेकिन यहाँ पे काम करेगा ही। उस मॉन्स्टर को मारने के कारण उसे बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं जैसे कि 108 गोल्ड कॉइन और उसे क्रिस्टल बोतल भी मिलती है और साथ ही साथ उसे प्रेयर प्रेइंग सफरिंग भी मिलती है। हमें बताया जाता है वो एक अटैक है जो
जो उस मॉन्स्टर ने किया था। अटैक का इफेक्ट ये है कि उसके चारों ओर बहुत सारी नुकीली चीज निकल जाती है। एफसी उस अटैक को देखा है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। पिछली बार मैंने इस मॉन्स्टर को 30 बार मारा था लेकिन तब भी मुझे ये अटैक नहीं मिला, लेकिन आज पहली बार में ही मिल गया। ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। लग रहा है मेरा नसीब आज बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। मेरे पास एक असेसन की एबिलिटीज भी है, इस कारण मेरे सभी पॉइंट्स एजिलिटी में बढ़ाना चाहिए। फिर वो अपने एजिलिटी को बढ़ाना स्टार्ट करता है। कहता है ये अभी शुरुआत है, इस कारण मुझे अंधाधुंध एजिलिटी को बढ़ाना चाहिए जिससे जो असेसन की एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। फिर वो अपने इन्वेंटरी को खोलता है और कहता है चलो देखते हैं जो 25% इन्वेंटरी को मैंने अनलॉक किया था उसमें है क्या। उसके इन्वेंटरी में अधिकतर पोर्शन होते हैं। एवरी सोचता है और कहता है इसमें तो अधिकतर पोर्शन ही है जिसे मैं कंज्यूम कर सकता हूँ और सारे मटेरियल्स जिससे कुछ बना सकता हूँ। वो परेशान हो जाता है और कहता है यहाँ पे कुछ टॉप नॉच वेपन्स भी होने चाहिए और प्रोफेशनल सेट्स भी, लेकिन कुछ भी नहीं है। मुझे और भी ज्यादा क्वांटिटी को अनलॉक करना होगा। मेरे पास अभी एसेसन का सेट है और साथ 2 टॉप नॉच का सेट्स भी। फिर वो बताने लगा है यहाँ पे अच्छे सेट्स भी होते हैं जो कि मुझे नहीं मिले हैं। पहला है ड्रैगन ब्लड आर्मर सेट, वो बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। उसमें जो तुम्हारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल इंसान से तो बहुत ज्यादा ही। फिर है एक ड्रैगन स्पाइन स्वॉर्ड जो कि ड्रैगन के स्पाइन से बनाया गया है, वो किसी भी चीज को फाड़ सकती है। वो आगे बताता है स्टडी प्रॉफिट के बारे में। यह एक मैजिकल सेट है जिसमें तुम्हारी मैजिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर है डीप स्पेस बैकऑन, वो ऐसे ही बहुत सी चीजों के बारे में बताता है और कहता है मैं उन सब चीजों को अभी यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो मेरी पावर है वो बहुत ज्यादा ही कम है। मुझे अपना लेवल अप करना होगा जिससे मैं उन सब चीजों को यूज कर सकता हूँ। फिर वो पहाड़ के किनारे पे आ जाता है और सोचता है क्या मुझे प्रिंसेस मीना को और उनकी पार्टी को बचाना चाहिए या अकेले ही चलना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता चल रहा है अकेले खेलना इतना भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी रिबॉर्न हूँ तो मुझे पता भी नहीं इस सिचुएशन के बारे में कि रिबॉर्न कैसे रहते हैं और स्कीम में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मुझे पहले फिगर आउट करना होगा रिबॉर्न से कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इस गेम में। इससे अच्छा है मुझे प्रिंसेस मीना के और उसके ग्रुप को बचा लेना चाहिए जिससे मैं उनके साथ मिलकर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकूं। वो बताता है कि ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से मैंने प्रिंसेस मीना को रेस्क्यू कर लिया था और उनके साथ अच्छा दोस्त बन गया था। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ही मदद किया था और साथ ही साथ मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी किया था। वो कहता है ठीक है। फिर हम देख पाते हैं वहाँ पे बहुत सारे इंसानों की लाश होती है और दूर में बहुत सारे मॉन्स्टर फाइट कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि एमसी 2 मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। वो 2 मॉन्स्टर एक साथ ही एमसी पे अटैक करते हैं। एमसी अपने एक अटैक को यूज करता है जिसका नाम है पियर्सिंग सफरिंग, जिससे वो दोनों मॉन्स्टर एक साथ ही मर जाते हैं। एमसी हंसता है और कहता है तुम मॉन्स्टर बस मेरे रास्ते के कांटे हो और कुछ भी नहीं। मुझे बस फाइनल बॉस की चिंता है, उससे बस हराना है मुझे। हम देख पाते हैं अब तक एमसी का लेवल 10 हो गया होता है। सिस्टम बताता है तुम लेवल 10 पे पहुंच चुके हो, इस कारण तुम्हें रेपुटेशन सिस्टम मिल चुका है। तुम अपने दोस्त और दुश्मन इससे बना सकते हो। एमसी उस सिस्टम की ओर देखता है और कहता है रेपुटेशन सिस्टम, ये फीचर तो पिछली बार नहीं ना था, फिर से कुछ चेंज हुआ है, मुझे देखना होगा। इससे मुझे पता चल रहा है मुझे अकेले नहीं चलना चाहिए, मुझे अपने साथी को बना ही लेना चाहिए। और सोचने लगता है अभी वे लोग मुझे बहुत ज्यादा गालियां दे रहे होंगे मेरे पीठ पीछे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस मीना के पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वो सब सही में एमसी को गरिया रहे होते हैं और कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो बंदा लेवल 1 का था लेकिन वो इतना मोटा वाला काम कैसे कर सका है, उसे इतना हिम्मत कैसे आ सका है कि वो सभी मॉन्स्टर को हरा पाएगा। मुझे लग रहा है वो अभी तक मारा गया होगा और उसकी जो लाश है वो भी ठंडी हो रही होगी। दूसरा बंदा बोलता है हाँ मैंने पहले सुना था जितने भी रिबॉर्न होते हैं वो बहुत ज्यादा ही वियर्ड होते हैं। वो बंदा सही में अलग नहीं था, नहीं तो वो ऐसी हरकत नहीं करता था और हम लोग को पहले बचा था जिससे उसके पास अच्छी टीम हो जाती और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता था। जो कैट बीस्ट होता है वो बोलता है सभी लोग उसे गरिया रहे हैं और वो बंदा वहां पे मर रहा होगा, मुझे उस बंदे से जलन हो रही है, मुझे भी ऐसी मौत चाहिए थी। तभी प्रिंसेस मीना बोलती है सभी लोग शांत हो जाओ, ऐसी फालतू बातें मत करो, हम लोग यहाँ पे लटके हुए हैं क्योंकि ये सब हम लोग की गलती है, हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे और सही साथ मैं तुम लोग के लीडर हूँ और मेरा जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ही कम है, इस सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, ये सब मेरी गलती थी, अब हम लोग खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। सभी गार्ड कहने रहते हैं प्रिंसेस आप ये क्या कर रही है, हम लोग ने आपके साथ रॉयल्टी ली है, हम लोग आपके साथ जीवन भर रहेंगे, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप माफी मत मांगिए। जो ह्यूमन गार्ड होता है वो बोलता है हाँ प्रिंसेस हमने जो कंप्लेंट किया था वो सब इस कारण नहीं है कि हम लोग को डर लग रहा है, हमने कंप्लेंट किया क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे कि आप प्रिंसेस बन के कितना ज्यादा अच्छा काम करते रहा और किंगडम को कैसे ऊपर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी रस्सियों को कोई काट देता है और वे सब नीचे गिरने लगते हैं। गार्ड कहता है जल्द से प्रिंसेस मीना को बचाओ। इसी कारण जो ह्यूमन गार्ड होता है वो प्रिंसेस मीना के नीचे आ जाता है जिससे प्रिंसेस मीना को चोट ना लगे। सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। वो बिल्ली उठता है और कहता है मैं मरा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। ह्यूमन गार्ड प्रिंसेस मीना से पूछता है प्रिंसेस क्या आप ठीक है? प्रिंसेस कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एल्फ उठता है और कहता है वहाँ पे कौन है, तुम हमें बचाने आए हो या मारने आए हो, जल्दी से बताओ। हम देख पाते हैं वहाँ पे एमसी होता है जो कि कहता है तुम लोग इतना नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे ना। सभी लोग उसकी आवाज को सुनते हैं और चौंकते हुए बोलते हैं ये आवाज तो उस बच्चे की है ना। एमसी अपने हुडी को नीचे करता है और कहता है तुम लोग इतना चौंक क्यों रहे हो, मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं तुम लोग को बचाने आऊंगा, तुम्हें इतना चौंकना नहीं चाहिए। हाँ और याद रख लो ये जो बॉस मॉन्स्टर है वो 1 मिनट में आने वाला है, सब लोग रेडी हो जाओ फाइट के लिए, तुम्हें समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सब लोग एमसी को देखते हैं और कहते हैं हाँ वो तुम ही हो ना। तभी एमसी प्रिंसेस मीना की रस्सी को काटा है। गार्ड बोल रहे होते हैं तुमने क्या क्या, तुम हम लोग को बचाए थे और प्लेग बीस्ट बॉस यहाँ पे आने वाला है, मुझे तो डाउट हो रहा है तुम यहाँ पे आए क्यों हो, तुम हमें बचाने आए हो या मारने आए हो। प्रिंसेस मीना जैसे ही छुट्टी है वो कहती है तुम लोग को इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका मोटिव कुछ भी हो लेकिन ये हम लोग को अभी बचाया है,
इस कारण हम लोग को अभी इसकी मदद करनी चाहिए। अगर इसने हम लोग को नहीं बचाया होता तो अभी हम लोग लटके होते और धीरे-धीरे करके मर रहे होते हैं। तो एमसी कहता है तुम्हें मुझे अभी शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, 40 सेकंड में ही वो मॉन्स्टर आने वाला है, हम लोग को अपना वेपन उठा लेना चाहिए और उस मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए। ह्यूमन गुस्से में आ जाता है और कहता है प्रिंसेस है, तुम अच्छे से बात करो, तो अपने टोन को ध्यान से देखना, तुम बहुत ज्यादा ही बेइज्जत कर रहे हो प्रिंसेस को। क्या तुम हम लोग को प्यादा समझ रहे हो कि तुम्हारे हुक्म पे काम करेंगे हम लोग? एल्फ कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तुम बस आधा दिन में ही लेवल 1 से लेवल 10 पे पहुंच चुके हो। मुझे पहले ये सब अफवाह लगती थी कि जो भी रिबॉर्न होते हैं वो बहुत ज्यादा ही अजीब होते हैं, लेकिन तुम भी वैसे ही हो, बहुत ज्यादा अजीब। जो कैट होता है वो बोलता है तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत है, तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा और साथ साथ यहाँ पे हम लोग को बचाने आ गए। एमसी वहां से दूर जाते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ पे मरोगे या किसी का सामना करोगे ये सब तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे कॉम्बैट पावर के बिना तुम लोग यहाँ पे बॉस बैटल में हारने वाले हो और सभी लोग मारे जाओगे, इस कारण मुझ पे भरोसा रखो। पीछे जो बंदे होते हैं वो बोल लेते हैं तुम बस लेवल 10 पे आए हो और इतना आकर दिखा रहे हो। तभी प्रिंसेस मीना अपने हाथ में स्पेयर को समन करती है और कहती है सभी लोग शांत हो जाओ, अब हम लोग का सामना बॉस मॉन्स्टर से होने वाला है, इस कारण सभी लोग रेडी हो जाओ, हम लोग अपने इमोशन को फाइट के बीच में नहीं ला सकते हैं। तभी प्रिंसेस मीना सभी को इंस्ट्रक्शन देती है अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो इस फाइट के बाद पूछ लेना और इस फाइट में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग की जो जान है वो भी खत्म हो जाएगी। सभी लोग तैयार हो जाते हैं और जो ह्यूमन गार्ड होता है वो अपने शील्ड को भी सामने ले आता है और कहता है ठीक है प्रिंसेस। एमसी यह सबको देख रहा होता है और कहता है मैंने पास कर लिया। प्रिंसेस मीना का जो पर्सनैलिटी है वो अभी भी नहीं चेंज हुआ है, वो बहुत ज्यादा ही सुंदर है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। वो आगे बताता है कि उसके जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा ही लॉयल है, वो कुछ भी कर सकेंगे जो भी हुआ कहे, और जो मेरा रिवर्न का स्टेटस है वो भी कोई फर्क नहीं लाएगा, मुझे लग रहा है वो सब मेरे साथ ही काम करेंगे। एमसी कहता है ठीक है तो बस 10 सेकंड बाकी है और अपने हाथ से एक 100 स्टॉर्म ट्रैप को फेंक देता है और गायब होते हुए बोलता है ठीक है तुम लोग बस उसे 3 मिनट तक हैंडल कर लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो गायब हो रहा होता है, तभी सभी लोग बोलते हैं इस बच्चे को क्या है, ये अब गायब हो रहा है और 3 मिनट क्या बोल रहा था ये कि हम लोग को 3 मिनट तक कुछ करना है। वो गायब होता ही है, तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है। जैसे वो जंप करता है वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, सभी लोग बात करने लगते हैं तो वो आ गया है जैसा कि उस बच्चे ने कहा था। हम देख पाते हैं वहाँ पे मॉडिक आ गया होता है जिसका लेवल 30 होता है। वो आते ही कहता है तुम लोग मेरे खाने हो, इसका तुम लोग को स्टोर रूम में होना चाहिए था, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग को विड्रॉ करना है? तो ऐसा लग रहा है मुझे तुम लोग को खुद से पकाना होगा। और वो गलती से एमसी के वही ट्रैप पे लात रख देता है जिससे वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा स्टॉर्म निकलता है और वो बंदा दर्द में चिल्ला रहा होता है। ये देखकर जितने भी गार्ड होते हैं वो बात करने लगते हैं वो जो बॉस है वो ठंडा स्टॉर्म ट्रैप पे फंस गया है जो उस बंदे ने डाला था, लेकिन उससे कैसे पता उसके लोकेशन के बारे में और साथ साथ उस बॉस के बारे में। प्रिंसेस मीना बोलती है इस सब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हम लोग जीतने वाले हैं, जल्दी से इस बॉस को मारना स्टार्ट करो, हम लोग इसे आराम से हरा देंगे। वो बॉस मॉन्स्टर एक अटैक करता है जो कि सोल्जर पे जाके लगता है। वो कहता है तुम लोग बस खाना हो और कुछ भी नहीं, विद्रोह तुम कर भी नहीं सके हो और तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे मार पाओगे, मेरे पास जो पावर है वो तुम लोग से बहुत ज्यादा ही है। जो बंदा उस अटैक को खा रहा होता है वो सोचता है इसकी पावर सही में बहुत ज्यादा है, मैं इसे पूरी तरह से ब्लॉक भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा ही चोट लगने वाली है। तभी मॉन्स्टर पे तीर से अटैक होता है, वो मॉन्स्टर तीर से बच जाता है, तभी उसके हाथ को बहुत सी रस्सियां पकड़ लेती है जो कि पेड़ होता है। वो मॉन्स्टर बोलता है ये सब फालतू की ट्रिक्स मेरे पे मत करो, मैं तुम लोग से बहुत ज्यादा ही पावरफुल हूँ, ये सब मुझे बस हंसी दिला रही है कि तुम लोग कितने ज्यादा कमजोर हो और बेबस भी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम लोग मुझे रोक दोगे? तुम्हारा जो काम है वो सब बहुत ज्यादा ही नीच है। और वो एक अटैक में ही सभी ट्रैप को तोड़ देता है। फिर वो दोबारा से उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा उस अटैक को डॉज कर लेता है। और मॉन्स्टर बोलता है डॉज? कितनी देर तक तुम डॉज करोगे? तुम लोग का जो स्टैमिना है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मेरी पावर है वो कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुम लोग के साथ बस खेल रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा था और मेरे खाने के साथ खेलना मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है, जितना ज्यादा तुम बेबस होगे उतना ज्यादा टेस्ट बढ़ेगा, इस कारण खेलो। और वो एक जोरदार अटैक करता है जो कि होता है ऑल डायरेक्शन स्कैटरिंग शॉट्स, जिससे चारों ओर बहुत से पत्थर बाहर निकल रहे होते हैं। वो पत्थर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है जिससे वो सब रोक नहीं पाते हैं, इस कारण वो सब अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेते हैं। वो सब बात कर रहे होते हैं इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है, हम लोग नहीं रोक पाएंगे इसे। और वो बंदा कहाँ पे है? मेन समय पे ही भाग गया हुआ है। दूसरा बंदा बोलता है उसके बारे में भूल जाओ, हम लोग को इस सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए, जो प्रिंसेस का मैजिक है वो कम होते जा रहा है। तभी प्रिंसेस एक मैजिक को परफॉर्म करती है और कहती है तुम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, इस कारण सब लोग फाइट करो। ये मॉन्स्टर सभी की बातों को सुनता है और कहता है ओ तो ऐसा लग रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं इसे ही खत्म करता हूँ, उसके बाद तुम लोग के पास आऊंगा। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। सभी लोग बोलते हैं प्रिंसेस ध्यान से, और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो जो ह्यूमन गार्ड होता है अपना शील्ड सामने ले आता है, उस अटैक को खाने के बाद उसका शील्ड पूरी तरह से टूट जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है ये कितना ज्यादा खराब है, वो जो शील्ड था वो पूरी तरह से टूट चुका है, तुम्हें पता भी इसका मतलब क्या है? तुम लोग की पावर बहुत ज्यादा ही कम है और मैं तुम्हें यहीं पे हरा दूंगा। वो जोरदार अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो चौंक जाता है और पीछे मुड़ता है। वो कहता है तुमने क्या किया? हम देखते हैं एमसी ने एक अटैक किया होता है। वो बताता है मैंने अपने चाकू में बस एक पॉइजन मिला दिया, इसका टेस्ट कैसा लग रहा है? हमें पता चलता है उसने एसिडिक रिवर का पॉइजन मिलाया होता है। एमसी को पीछे देखकर वो मॉन्स्टर एमसी पे अटैक कर देता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम मेरा खाना बनने लायक भी नहीं हो, मैं तुम्हें यहीं पे काट दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता तुमसे। एमसी उस अटैक को डॉज कर लेता है। सभी लोग एमसी की स्पीड को देखते हैं और कहते हैं उसकी एजिलिटी ये तो कुछ ज्यादा ही है, एक लेवल 10 के बंदे के पास इतनी ज्यादा एजिलिटी नहीं होती है। और मॉन्स्टर दर्द से चिल्ला रहा होता है और कहता है ये बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है,
तुम्हें कैसे पता वो जो पॉइजन है वो प्लेग बीस्ट के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक है? तुम्हें ये बात कैसे पता है? और वो उसी पॉइजन की ओर देख रहा होता है। हम देख पाते हैं उस बॉस की जो एचपी होती है वो पूरी घट गई होती है और आधा तक पहुंच गया होता है। बॉस गुस्से में आके बोलता है तुम लोग मरो, तुम लोग को मरना ही होगा, तुम लोग एक नीच इंसान हो और कुछ भी नहीं, और जोरदार अटैक करता है। हम देख पाते हैं कि उसके अटैक के कारण वो जमीन फटने लगती है। सभी लोग बात करने लगते हैं तो बॉस अब बहुत ज्यादा ही गुस्सा में है क्योंकि उसके शरीर पे पॉइजन लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जीतने वाले हैं। हम देखते हैं कि वो जो जमीन फट रहा होता है वो लाशों के ढेर की ओर पहुंच रहा होता है और जैसे ही वो लाशों के ढेर की ओर पहुंचता है वो ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोग बोलते हैं तो अब हम लोग जीतेंगे, लेकिन एमसी दूसरी तरफ बोल रहा होता है तो इस बैटल का फेज 2 स्टार्ट हो चुका है और वो जो लाश होती है वो चलना स्टार्ट कर देती है। हमें पता चलता है कि यह दूसरा मैजिक है जो कि है कॉर्प्स म्यूटेशन। वो सब लाशें अब जॉम्बी बदल चुकी है और हमला करने के लिए रेडी हो गई थी। उन सब जॉम्बीज को बॉस कंट्रोल कर सकता था। एमसी कहता है कि तुम लोग उन जॉम्बी को संभालो, मैं बॉस से अकेला निपट लूंगा। ये सुन के गार्ड बोलते हैं क्या तुम बॉस से अकेले फाइट करने वाले हो? तुम पागल हो गए हो क्या? प्रिंसेस मीना कहती है उसने जैसा कहा वैसा ही करो, हम लोग को फॉर्मेशन बना लेना चाहिए, हम लोग एक भी जॉम्बी को पास नहीं होने देंगे। सभी लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग समझ गए। बॉस मास्टर भी इस बात को सुनता है और कहता है तुम मेरे सामने अकेला करोगे, एक नीच इंसान जो इतना ज्यादा साहस कर रहा है? तो बच्चे सही में तुम्हें हिम्मत तो बहुत ज्यादा ही है। मैं अब इस दर्द को सह सकता हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हारे सभी मूव्स को देख सकता हूँ, तो मुझे और भी ज्यादा मूव्स दिखाना, मुझे निराश मत करना प्लीज। एमसी सोच रहा था इस बॉस ने मेरे स्पीड को अडेप्ट कर लिया है और साथ ही साथ जो पॉइजन का असर है अब बस 1 मिनट ही चलेगा, मुझे जल्दी इस सब को खत्म करना होगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ प्रिंसेस मीना को कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे जल्दी से 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म करना होगा। वो मास्टर हंसते हुए बोलता है तुम सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे मारने वाले हो, इस सब पे टाइम बर्बाद करना बंद कर दो और जल्दी से अटैक करो क्योंकि मैं एक अटैक में ही तुम्हें मार सकता हूँ। मेरी जो असली ताकत है तुमने अभी तक देखी भी नहीं है। एमसी अपने अटैक को यूज करता है जो कि है क्रिम्सन इन्फर्नो और कहता है चलो देखते हैं कि कौन अब मरने वाला है। जल्दी से एमसी उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है और कहता है मुझे लग रहा है आज तुम मरने वाले हो। वो मॉन्स्टर भी बोलता है मुझे लग रहा है अब तुम मरने वाले हो और एमसी को सभी बात याद आने लगती है जैसे कि बार बार वो गेम में मर रहा होता है। वो मॉन्स्टर बार बार बोला होता है तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो, मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा, तुम्हारी जो वीकनेस है वो बहुत ज्यादा है। और एमसी बहुत बार इस मॉन्स्टर से गेम में हारा हुआ है। हमें बताया जाता है कि जो वेलिंग केव का ब्लड एक्स मॉडिक है उसे ठीक स्किन और मीटी चंक्स भी कहा जाता है। मैं उसे 30 बार मरा हूँ लास्ट जीवन में। वो बॉस मास्टर भी एमसी पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है ओह तो जो मेरे खाने हैं वो सब मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं, तो तुम लोग की विश को मैं पूरा कर लेता हूँ। वो एक जोरदार अटैक करता है जिससे जमीन पूरी तरह से टूट जाती है। एमसी उस अटैक को कैसे भी करके डॉज कर लेता है। वह बताता है कि इसके जो अटैक्स है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, अगर इसके अटैक्स मुझे लगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा बस 2 अटैक को सर्वाइव कर पाऊंगा, उसके बाद मैं भी मारा जाऊंगा। मेरी एजिलिटी बहुत ज्यादा है इस कारण मैं इसके एक भी अटैक को नहीं खाऊंगा और मेरे स्पीड के कारण मैं आराम से बच जाऊंगा। मुझे कैसे भी करके इस पे अटैक लैंड करना होगा नहीं तो थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो बॉस मास्टर दोबारा से एक अटैक करता है जिससे जमीन पे जितने भी पत्थर होते हैं वो सब आगे बढ़ने लगते हैं एमसी की ओर। वो मास्टर बोल रहा होता है तुम अब मरने वाले हो, कितनी देर तक छुपोगे और तुम्हें स्पीड में बहुत ज्यादा भरोसा है ना, इससे बच के दिखाओ, तुम यहाँ पे अब मरोगे डरपोक। एमसी उन सभी चीजों से बच रहा होता है। दूर से ये सब चीज प्रिंसेस मीना देख रही होती है। वो सोचती है कि ये सभी अटैक को डॉज कर रहा है आराम से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो इसे सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि उसे सब कुछ की नॉलेज है लेकिन उसका जो स्टामिना है वो कम है। लेकिन तभी भी लग रहा है मुझे इस बंदे ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी है, लेकिन कैसे? ये बंदा तो अभी लेवल 1 पे ही था ना सुबह में और अभी लेवल 10 पे है दोपहर तक, ये कैसे हो सकता है? इसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा कैसे है? बॉस मास्टर उसे देखता है और कहता है तुम बहुत सारे अटैक को डॉज कर सकते हो ना, तुम मुझे कमजोर कर सकते हो जार से, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है उससे पहले तुम मारे जाओगे। चलो देखते हैं पहले कौन मरता है, तुम या मैं। और वो अपने एक अटैक को यूज करता है जो कि होता है ब्लड डांस। एमसी कहता है तो थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है और वो मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक करता है। वो बताता है कि ये जो ब्लड डांस स्टेट है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, तुम यहाँ पे कहीं भी नहीं बच सकते हो, ये सब कुछ मेरे अटैक के रेंज में है। हम देख पाते हैं कि वो अटैक एमसी पे लग गया होता है और उस कारण उसकी एचपी भी घट गई होती है। वो मॉन्स्टर हंसता है और कहता है अब तुम कहाँ पे भागोगे, सब जगह मेरा ही राज है, ये ब्लड जहाँ तक जाएगी वहां तक मैं तुम्हें मार पाऊंगा। एमसी सोचा होता है थर्ड फेज बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसकी जो अटैक रेंज है वो बढ़ जाती है, मैं इसे डॉज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मुझे पता है इस थर्ड फेज को कैसे खत्म करना है। पीछे स्मेल के ब्लड को सुन के सभी लोग पीछे देखने लगते हैं। वो जो ह्यूमन सोल्जर होता है वो बोलता है ये स्मेल ऑफ ब्लड तो कुछ ज्यादा ही है, मुझे नहीं लग रहा है वो बच्चा अब छिप पाएगा, कितना भी ज्यादा अच्छा स्किल क्यों ना हो, लेकिन वो बंदा अब हार मानने वाला है। एल्फ क्या तुम इन मॉन्स्टर का सामना कर सकते हो? मुझे उस बॉस के पास जाना है, मैं उसे संभालूंगा। वो जो एल्फ होता है वो बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये लाश खत्म भी नहीं हो रही है, मैं इसे कैसे सामना करूंगा? फिर हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक जोरदार अटैक करने वाला होता है। वो कहता है इस अटैक के साथ तुम्हारा जो जीवन है वो खत्म होने वाला है। हम देखते हैं कि उसने वो अटैक एमसी पे कर दिया होता है। वो कहता है तो ठीक है गायब हो जाओ। वो अटैक एमसी पे पड़ गया होता है, लेकिन तभी भी एमसी अपना दूसरा अटैक करता है जो कि है शैडो थ्रस्ट और वो जल्दी से उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है टेलीपोर्टेशन तुम इसका यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लेवल पे ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? एमसी बताता है कि जब मैं इस गेम को खेल रहा था तो मैंने इस बॉस को बहुत बार देखा है, मैं बार बार इससे हार रहा था
और बार बार इसके अटैक से डॉज कर रहा था, लेकिन लास्ट में एक ही रिजल्ट था, वो था मेरी मौत। लेकिन तब भी मुझे पता चल गया कि मुझे जिंदा कैसे रहना है, वो है क्लोज रेंज अटैक। मैं अगर इसके पास जाके अटैक करूंगा तो आराम से जिंदा रहूंगा और इसे मार दूंगा। हम देखते हैं कि एमसी उसके पीछे आकर उसके पीठ पे अटैक करता है। यह देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एमसी आगे बताता है कि जो थर्ड फेज है उसमें बॉस का अटैक का स्पीड बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है और इसका डिफेंस बहुत ज्यादा ही घट जाता है। इसका मैंने शैडो थ्रस्ट का यूज किया है जिससे मैं इसके रेडियस में आ सकूं। मैंने इसके अटैक को पूरी तरह से सह लिया है और इस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं इस पे अटैक नहीं करता तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। चलो देखते हैं इस गेम में कौन कब तक बना रहता है। वो मॉन्स्टर इस अटैक को खाने के बाद बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम कमीने, तुम हमेशा ही पीठ पीछे वार करते हो ना। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो पावर होती है वो पूरी तरह से घट जाती है और उसकी एचपी बस 10% या 20% बची होती है। एल्फ उसे देखता है और कहता है क्या वो बॉस चिल्ला रहा है, उस बच्चे ने कुछ किया है क्या? वो जो ह्यूमन गार्ड होता है वो बोलता है सही में वो बच्चा अपने जान की कीमत नहीं करता है। उसने एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक लिया क्योंकि वो उसके पास जाना चाहता था और उसके स्पॉट पे मारना चाहता था। ये सब देखकर जो कैट गार्ड होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ऐसा लग रहा है उसने बॉस के वीकनेस को ढूंढ लिया है। मैं बस आशा कर सकता हूँ कि उसने वीकनेस को ढूंढ लिया हो, तभी हम लोग जीत पाएंगे। अब बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अंधाधुंध ऐसे ही वेपन को चलाया जा रहा होता है। एमसी कैसे भी करके डॉज कर रहा होता है। फिर वह एक और अटैक करता है जो कि होता है शैडो स्लेइंग, जिसमें उसके बहुत सारे शैडो उस बॉस पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बॉस फिर से अंधाधुंध अटैक करता है और कहता है मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं तुम जैसे कीड़ों पर ये अटैक को यूज करूंगा। तुमने मुझे बहुत ज्यादा पुश कर दिया है, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था कि नीच इंसान पे मैं इस अटैक का यूज करूंगा, लेकिन अब मैं मदद भी नहीं कर सकता हूँ। और वो एक अटैक को यूज करता है जो कि है ब्लड सकिंग रून, जिससे इसके जितने भी टारगेट्स है जिसे ये कंट्रोल कर सका है उसके ब्लड को यूज करने लगता है, जिससे इसकी एचपी बढ़ने लगती है। वो बोलता है कि मैं कुछ देर में ही रिकवर होने वाला हूँ। हम देखते हैं आसपास में जितने भी जॉम्बी होते हैं उसके ब्लड को वो ले रहा होता है और उसकी जो एचपी होती है वो बढ़ी जा रही होती है। एमसी उसे देखता है और कहता है क्या वो बॉस की जो हेल्थ है वो बढ़ने वाली है, ये कैसे होगा? और सोचने लगता है कि बॉस के पास ये स्किल नहीं थी, ये फिर से कुछ चेंज हो गया है। जब भी मैं सोचता हूँ ये सब कुछ मेरे प्लान से चल रहा है तब कुछ यूनिक हो जाता है और मैं कभी कुछ समझ नहीं पाता हूँ। एक और वेरिएबल, अब मैं क्या करूँ इस मूवमेंट पे मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी हम देखते हैं उस बॉस पे एक स्पेल का यूज किया जाता है जो कि है फॉरबिडन बैरियर, जिस कारण वह उस अटैक को यूज नहीं कर पाता है। वह मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है कौन है यहाँ पे जो इस अटैक को ब्लॉक कर दिया है? हम देख पाते हैं प्रिंसेस मीना को जो कि कहती है तुम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे रोक सकती हूँ, यह मेरा डीप स्पेस आइटम है, वो अब अपने एचपी को नहीं बढ़ा पाएगा, तुम लोग अब चिंता मत करो, जल्दी से उस पर अटैक करो, हम लोग उसे हरा पाएंगे। और वो मास्टर गुस्से में होता है और प्रिंसेस मीना की ओर बढ़ जाता है। वो कहता है ये सब इस औरत की गलती है, मुझे इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, मैंने बहुत ज्यादा देर कर दिया है। और वो एक अटैक करता है प्रिंसेस मीना पर और पीछे जितने भी गार्ड होते हैं वो सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग बैकअप नहीं दे सकते हैं, प्रिंसेस मीना अब बच ही रहिएगा। तभी हम देखते हैं वो मास्टर जो भी अटैक किया होता है एमसी उस अटैक को सह लेता है, जिसका एमसी की जो एचपी होती है वो बहुत ज्यादा घट जाती है। प्रिंसेस कहते हैं भाई क्यों मुझे माफ करना। एमसी कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया था, अगर मैं इसे अच्छे से फाइट करता तो आराम से जीत जाता। एमसी एक पोर्शन का यूज करता है जिससे उसकी एचपी फिर से बढ़ जाती है। वो मॉन्स्टर कहता है तुम बहुत ज्यादा ही जिद्दी हो, तुम कितने देर तक मुझे परेशान करने वाले हो, बताओ अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। एमसी कहता है चलो तो अब देखते हैं। अब ये जो मैं मूव है वो लास्ट मूव होने वाला है, जिंदगी और मौत के बीच का। वो जो मॉन्स्टर होता है आसपास के ऑरा को सेंस कर लेता है और सोचता है यहाँ का ऑरा पूरी तरह से चेंज हो गया है, मुझे लग रहा है ये बंदा सही में बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करेगा, मुझे यहाँ से चल जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो वहां से दौड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है मैं आज तुम लोगों को छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोग बस आज खुशी मनाओ। सब लोग ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या बॉस यहाँ से जा रहा है? क्यों? जैसे ही वो बॉस वहां से जा रहा होता है सभी जॉम्बी वहां पे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी गार्ड होते हैं वो सब प्रिंसेस मीना के पास आते हैं और कहते हैं प्रिंसेस मुझे माफ कीजिएगा, हम लोग आपको बचाने नहीं आ पाए और हम लोग ने आपको खतरे में डाल दिया था। प्रिंसेस कहते हैं इस सब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हम लोग जिंदा है और वो बॉस भाग चुका है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम देखते हैं कि एमसी उस बॉस का पीछा कर रहा होता है और कहता है ये जो बैटल है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, हम लोग अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस कहती है भाई क्यों, रुक जाओ, हम लोग जीत चुके हैं, हम लोग को उसका पीछा नहीं करना चाहिए। एमसी कहता है मेरे अपने भी काम है और वो बॉस पे अटैक करता है शैडो फॉर्मेशन से। जैसे वो अटैक करता है वो बॉस वहीं पे मारा जाता है। एमसी सोचा होता है हम लोग को बॉस को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे अलग सिचुएशन बन जाता था। तभी हम देख पाते हैं सभी लोग का लेवल अप हो जाता है, सबका लेवल 1+ से बढ़ जाता है और एमसी ने उस मॉन्स्टर को मारा था इसका उसका लेवल 2 से बढ़ जाता है। साथ साथ उस मॉन्स्टर को मारने के कारण उसे बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जो कि होता है मैड ब्लड डांस एक्स, जो कि वो मॉन्स्टर यूज कर रहा होता है। कॉर्स मैनिपुलेशन, यानी कि जितने भी लास्ट है वो सबको वो मैनिपुलेट कर सकता है। फिर है ब्लड सकिंग गियर, जो कि वो यूज किया था मॉन्स्टर जिससे उसकी एचपी बढ़ रही थी। प्रिंसेस मीना एमसी के पास आती है और कहती है मुझे माफ करना, मुझे तुम पे सवाल नहीं उठाना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है और उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा कर्ज है। एमसी कहता है हाँ मुझे याद है, मैंने तुम पे 2 फेवर किया है, एक बार तुम्हारी लाइफ बचाया और साथ साथ उस बार रस्सी को काट के। एमसी सोचता है ये अच्छा जजमेंट था, मैंने उसे खत्म कर दिया है और साथ साथ प्रिंसेस मीना की पार्टी को बचा लिया है। क्या ये जो चेंजेस है वो सब रिवॉर्ड के कारण हो रहा है? मुझे अभी भी पता नहीं है, मुझे इन सब चीज को क्लैरिफाई करना चाहिए। फिर ग्रे बोलता है बच्चे तुम तो बहुत ज्यादा ही अच्छे थे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा
है, तुम इतना ज्यादा ताकतवर हो। वो बीस्ट बोलता है, हाँ मैंने सुना था जो रिग्रेसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही अच्छे होते हैं और तुम उन्हीं में से एक हो, मुझे इतना चौंकना तो नहीं चाहिए ऐसे। फिर जो डुगू होते हैं वो अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं और कहते हैं हम लोग तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा ही बुरे थे, तुम्हें बहुत ज्यादा ही कोसा, साथ साथ गालियां भी दी, लेकिन आखिर में तुमने हम लोग की मदद की, इस कारण मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे क्योंकि तुम एक सच्चे हीरो हो और एक योद्धा भी। तभी स्क्रीन सामने आता है और कहता है तुम्हें एक रेपुटेशन मिल चुका है, प्रिंसेस मीना तुम्हें बहुत ज्यादा ही वैल्यू दे रही है। एमसी इसे देखता है और सोचता है मेरा रेपुटेशन बढ़ गया है, लेकिन इसने बताया नहीं इससे मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा। क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि रेपुटेशन से मुझे क्या मिलेगा? शायद मुझे और भी ज्यादा रेपुटेशन बढ़ा लेना चाहिए जिससे मैं और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूंगा। फिर वो बोलता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक रिग्रेसर हूँ जो कि दोबारा जन्मा है। लेकिन तुम लोग इतना ज्यादा डर क्यों नहीं रहे हो मुझसे? मैंने आज तक देखा है सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा ही डरते हैं क्योंकि मैं एक रिग्रेसर हूँ। प्रिंसेस मीना सामने आती है और कहती है तुम एक रिग्रेसर हो लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशल भी, क्योंकि तुमने हम लोग की मदद की थी। अगर हम लोग तुम पे हमला करेंगे तो ऐसा लग रहा है शायद हम ही लोग हार जाएंगे, इसका हम लोग को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो, ऐसा लग रहा है तुमसे मिलना मेरा एक नसीब था क्योंकि तुमसे पहले भी मैं एक रिग्रेसर से मिली हुई हूँ। एमसी चौंकता है और सोचता है एक और रिग्रेसर? फिर वो बोलता है क्या तुम बता सकती हो उसका नाम क्या है और वो कैसा दिखता है? प्रिंसेस मीना सोचने लगती है और कहती है यह जगह बात करने के लिए अच्छी नहीं है, हम लोग को लंबी बात करनी होगी, इसका हमें बाहर निकलना चाहिए। और वो बाहर की ओर चलने लगती है। वे सब बाहर की ओर जाते हुए बोल रहे होते हैं तो हम लोग इस जगह से बाहर निकलने वाले हैं। सही में यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा ही घुटन हो रही थी। दूसरा बंदा बोलता है सभी लोग सामने की ओर देखो, यहाँ पे बॉस मारा गया है लेकिन तभी भी यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे, हम लोग को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। फिर प्रिंसेस मीना अपने बात को शुरुआत करती है और कहती है उस बंदे के बारे में बताने से पहले मैं पहले बता देती हूँ रिग्रेसर होते क्या है। वो बताती है कि रिग्रेसर हम लोग उसे कहते हैं जो कि इस जीवन में मारे जाते हैं और दोबारा से जिंदा होते हैं कुछ समय बाद। उन समय सबसे यूनिक बात ये होती है कि सबके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। इन सबको ढूंढा गया था फर्स्ट फॉलिंग स्टार वॉर के बाद। उन सबका जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा ही अलग होता है और साथ साथ जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा यूनिक होता है। वो सब बहुत ज्यादा ही क्रूर होते हैं, उन्हें किसी पर भी थोड़ा भी दया नहीं आता है और थोड़ा भी एक्ट नहीं करते हैं। पहले किसी भी देश ने इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वो प्रोफेसी आई तब सभी लोगों ने उस पर ध्यान दिया। वो प्रोफेसी आज से लगभग 100 साल पहले आई थी। उसमें बताया गया था कि ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और बिखर जाएगी, लेकिन एक समय पर एक रिग्रेसर आएगा जो कि सबको इकट्ठा करेगा और बनेगा यहाँ का राजा। सभी कंट्री ने इन सब बातों को सुना और वो नहीं चाहते थे कि कोई और उनका हीरो बने, इस कारण उन्हें मारने के लिए कह दिया। सभी इंसान उन्हें एक दुश्मन की तरह देखने लगे और एक आउटसाइडर कहने लगे जो कि दूसरी दुनिया से आए थे। और जिस रिग्रेसर ने मेरी मदद की थी वो भी बहुत ज्यादा यूनिक था। सही में वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसका ऑरा से सभी लोग कांपने लगते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा दयालु भी था। लगता है जैसे कि वो तुमसे बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। एमसी ये सुन के चौंकता है। फिर प्रिंसेस मीना आगे बढ़ते हुए बोलती है तुमसे मिलना मेरा नसीब था, हालांकि जो मेरा नसीब है वो बहुत ज्यादा ही खराब है। ऐसा लग रहा है तुम्हारा नसीब भी बहुत ज्यादा ही खराब होगा क्योंकि तुम एक रिग्रेसर हो और तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तभी वो एक डैगर को फेंकती है और कहती है ये तुम्हारे लिए है। एमसी उस डैगर को पकड़ लेता है और कहता है ये डैगर। फिर प्रिंसेस मीना बताती है ये डैगर मुझे उसी रिग्रेसर ने दिया था। सिस्टम उसे एनालाइज करने लगता है और एमसी सोचता है इस डैगर में कुछ एट्रीब्यूट्स भी है, क्या मुझे इसे देखना चाहिए कि क्या है ये? प्रिंसेस मीना बताने लगती है ये जो डैगर है वो तुम्हारे आइडेंटिटी को छिपा के रखेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा तुम एक रिग्रेसर हो और साथ ही साथ कोई भी तुम पे हमला नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि इस टाइगर से तुम उस बंदे से मिल पाओगे जिसने मेरी मदद की थी और ये तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस टाइगर को एमसी को देते हुए देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और चिंता में बोलते हैं प्रिंसेस आपने उसे क्यों दे दिया? मैं मानता हूँ उसने हम लोग की मदद की थी, लेकिन इससे आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है और आप खतरे में पहुंच सकते हैं। ग्रे बोलता है हाँ मैं भी यही चाह रहा हूँ, आप उसका फेवर डिबेट कर सकते हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। प्रिंसेस बोलती है ये मेरा डिसीजन था, इसका तुम लोग को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एमसी उस डायगर की ओर देख रहा होता है और कहता है ये डायगर ये सही में मेरे लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है, ये मेरे आइडेंटिटी को छिपा के रखेगा, किसी भी रिग्रेसर को नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। प्रिंसेस मीना अभी भी बहुत ज्यादा ही दयालु है क्योंकि वो सही में एक अच्छी पर्सन है और एक राजा बनने के लायक है। फिर वो बताने लगता है प्रिंसेस मीना स्टार्स एंड किंगडम की लास्ट ब्लड लाइन है जिसने इस दुनिया को रूल किया था। उन्हें बहुत ही अच्छा जीवन जीना चाहिए था लेकिन कुछ अलग हो गया था। जब से वो सोल ऑफ वर्ल्ड पूरी तरह से बिखर गया, पूरी दुनिया में तबाही हो गई थी। उस स्पेसक्राफ्ट में से कोई भी आदमी नहीं आया था जिसके पास जीवन हो, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जेनेटिक्स थे। इस कारण जो ये दुनिया है वो पूरी तरह से म्यूटेट हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए थे। इस दुनिया को बचाने के लिए जो स्टार्स एंड किंगडम है उसने अपने 8 लॉर्ड्स को भेजा था उस म्यूटेंट आर्मी से फाइट करने के लिए। उस वॉर को कहते हैं फर्स्ट फॉलिंग स्टार वॉर। उस फाइट में जो म्यूटेंट आर्मी थी उसके पास कुछ ज्यादा ही पावर थे, हालांकि उन्हें हरा दिया गया था, लेकिन इस कारण जो नेशन की ताकत थी और साथ ही साथ जितने भी रिसोर्स थे वो सब खत्म हो गए थे। जो स्टार्स एंड किंगडम की अथॉरिटी थी वह पूरी तरह से बिखर गई थी। जितने भी 8 लॉर्ड थे वो अपने आप में ही राजा बन गए और वर्ल्ड स्टोन का एक एक पीस ले गए थे। लेकिन ये सब बात हुए 1 साल हो गए हैं और जो लास्ट ब्लड लाइन है वो है प्रिंसेस मीना। यह उन सबकी आंखों में खटक रहा है कि वह फिर से कोई राजा बन जाए और उन सबकी राजगद्दी को हड़प ले।
लेकिन इनकी पर्सनैलिटी को देख के लग रहा है जितना इन्हें दबाया जाएगा वह उतना ज्यादा ही पावरफुल बनेगी और अपने किंगडम को वापस पालेगी। ग्रे एमसी के पास आता है और कहता है तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, ऐसा लग रहा है तुम एक जिंदा लाश हो, तुम ही ने इन सबको मारा है ना जब तुम हम लोग को बचाने आए थे। सही में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ही अच्छी स्किल्स है, सबसे अच्छी बात यह है कि तुम हम लोग के दुश्मन नहीं हो। तभी बीस्ट सामने की ओर इशारा करता है और कहता है हम लोग के सामने एक रास्ता है, अब हम लोग मरेंगे नहीं तो चलो बाहर निकलते हैं। प्रिंसेस मीना भागते हुई बाहर आती है और कहती है हाँ चलो निकलते हैं, हम लोग जिंदा वापस आ गए हैं। जैसे ही वो बाहर निकलती है उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा ही तेज लाइट पड़ती है। फिर हमें एक सुंदर नजारे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। प्रिंसेस मीना अपने हाथों को फैला लेती है और कहती है बहुत दिन हो गए जब से मैंने धूप की रोशनी देखी है, ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि मुझे आजादी मिल चुकी है। ये सब बात सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं आजादी, हाँ ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वह जगह हमेशा ही अंधेरे से भरा रहता था और वहाँ पे बदबू भी आती थी, साथ ही साथ हर जगह लाश भी पड़ी रहती थी। बीच बोलता है हाँ ये जगह बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही है। तो फिर प्रिंसेस मीना पीछे मुड़ती है और कहती है भाई क्यों, तुमने सबका जीवन बचाया है, मैं जितना बार भी तुम्हें शुक्रिया कर दूं ये बहुत ज्यादा ही कम लग रहा है। जिंदगी का असली वैल्यू तभी पता चलता है जब तुम्हें आजादी दोबारा से मिले, मैं तुम्हें फिर से शुक्रिया करना चाहती हूँ। एमसी कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पहले ही मुझे डैगर दे दिया था, वही मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और भाई यहीं पे ये मानवा खत्म हो रही है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो भाई लोग पार्ट 2 लिख देना। और लिटरली इसके बाद जो मानवा है वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच जाने वाली है क्योंकि ये जब थ्रोन पे बैठता है तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और इसका जो बैटल होने वाला है आगे वो और भी ज्यादा एपिक होने वाला है। तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। तो पार्ट 2 जल्दी कीजिए ना भाई लोग।